अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है वो खैर खैरियत से होंगे। तो आज जो है अपने यूनिट 6 का एक्सरसाइज 6.2 करेंगे। ठीक है, चैप्टर हमारा है परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी। 8 क्वेश्चन इसमें करने हैं हमने, क्योंकि इसमें हमें 19 के करीब क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो आज 8 क्वेश्चन कर लेंगे। बाकी जो कुछ क्वेश्चंस रह जाएंगे वो इंशाल्लाह आगे आने वाली वीडियोस में करेंगे, क्योंकि ये एक्सरसाइज थोड़ी बड़ी है ना, इसलिए। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि भाई देखो, हमारे पास जो है ना तमाम सब्जेक्ट के गेस्ट पेपर बन गए हैं, जिसकी फ़ीस हमने 200 रुपये रखी है। देखो, गेस्ट पेपर इस बार बहुत इंपॉर्टेंट हो गए, क्योंकि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़्यादा अच्छी करनी होगी। तो गेस्ट पेपर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जिनकी आप अच्छी से अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हो, और इंशाल्लाह क्वेश्चंस लग जाएंगे इससे एग्जाम में, तो आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। याद रखना, ये ऑल सब्जेक्ट की फ़ीस है। बच्चे कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट देखने के लिए मिल रहा है कि सर ये क्या एक सब्जेक्ट की है? बिल्कुल नहीं, ये तमाम सब्जेक्ट के लिए है, जिसमें इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियत, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर, केमिस्ट्री, फिजिक्स सब शामिल है। ठीक है, और पीडीएफ में मिलेंगे, याद रखना। तो इजी पैसा नंबर आ रहा होगा, उसी पे आप 200 रुपये इजी पैसा कर कर अपने पीडीएफ ले सकते हैं। और ग्रुप में ऐड होना चाहें तो हो सकते हैं। ग्रुप की फ़ीस जो है वो 2000 रुपये है सालाना, जिसमें आपको तमाम लेक्चर्स, गेस्ट पेपर, नोट्स सब मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। तो स्टूडेंट, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1 और उसका पार्ट 1। अब इसमें ये n क्या है 20, और ये 3 क्या है r। अब मैं आपको बोलूं कि ये 20 जो है वो n है, 3 जो है ये r है, इस फॉर्मूले में डालो और आंसर निकाल लो। तो क्या इसका कोई आपको फ़ायदा हुआ? आपको इसका यूज़ पता चला? आपको पता चला कि ये प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ यूज़ होता है? नहीं ना। तो जब आपको यूज़ ही नहीं पता किसी चीज़ का, तो वो तो आपके लिए यूज़लेस हो जाएगी। तो इसी तरह से ये परम्यूटेशन बहुत ज़्यादा यूज़फुल चीज़ है। तो सबसे पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ले लो 4-5 मिनट में, उसके बाद देखना इंशाल्लाह आपको बात इतनी प्यारी समझ में आएगी कि ज़िंदगी आसान हो जाएगी, यानी सब समझ जाओगे। अच्छा देखो, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन को एक साथ पढ़ाया जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चे ना इन दोनों को मर्ज कर देते हैं, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज़ नज़र आ रही होती है। तो ये बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। ठीक है, इसमें ऑर्डर मैटर करता है, इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता। अब ऑर्डर क्या है मैं बताता हूँ। अब ये प्रैक्टिकल लाइफ में आपको कहाँ देखने के लिए मिलेगा? समझ लो आपके पास ए, बी, सी 3 टेबल्स हैं। कितनी टेबल्स हैं? 3 टेबल्स हैं। अच्छा, अब देखो, जितनी चीज़ें हैं वो नंबर ऑफ n होगा। भाई नंबर ऑफ n का क्या मतलब है? नंबर ऑफ थिंग्स, यानी आपके पास टोटल कितनी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर मेरे पास कितनी चीज़ें हैं? ए एक चीज़ हो गई, बी दूसरी चीज़ हो गई, सी तीसरी चीज़, यानी n की वैल्यू मेरे पास 3 हो गई। ठीक है, ये बात याद रखना। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि 2-2 का पेयर बनाऊँ। क्या करूँ? 2-2 का पेयर। तो यानी आप कितनी वैल्यूज़ को उठाकर साथ अरेंज करना चाहते हो, वो आपके पास r होगा। r क्या होगा? फिर बता रहा हूँ कि आप कितनी वैल्यूज़ को एक साथ लिखना चाह रहे हो। जैसे अब मैंने यहाँ r की वैल्यू 2 लिख दी है ना, तो अब मैं बस 2 ही चीज़ें उठा सकता हूँ, या तो ए बी या ए सी। ठीक है, r का मतलब सिर्फ 2 चीज़ों का पेयर बना सकते हो आप, क्योंकि मैंने R2 लिख लिया। अगर मैं यहाँ R3 लिखता तो मैं 3 चीज़ों का पेयर बना सकता। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? मतलब 3 चीज़ों को एक साथ करके लिख सकता। पेयर तो होता ही 2 चीज़ों का। तो यहाँ मैं 2 लिख रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि मैं 2 चीज़ों को अरेंज करके लिखना चाह रहा हूँ एक साथ। अब ज़रा यहाँ बात समझो। परम्यूटेशन का मतलब होता है कि आप किसी भी चीज़ को कितनी टाइम अरेंज कर सकते हो। अरेंज कर सकते हो। अरेंज का मतलब क्या? कि ए को बी के साथ लिख सकते हो। देखो, ए बी हो गया आपके पास। ठीक है, उसके बाद ए बी हो गया, बी ए हो गया। उसके बाद आपके पास क्या हो गया? ए सी हो गया आपके पास, और उसके बाद सी ए हो गया आपके पास। ये क्या कर रहे हो आप? अरेंज कर रहे हो। इसी अरेंज करने को कहा जाता है परम्यूटेशन। और कितनी टाइम कर सकते हो, ये वैल्यू बता रहा होता है परम्यूटेशन। अभी मैं इसको कंप्लीट करता हूँ, आपको पूरी बात डिटेल में समझ में आ जाएगी। ठीक है, देखो, ए बी हो गया, ए सी हो गया। अब मैं लिख देता हूँ बी सी और सी बी। अब इसके अलावा और कोई अरेंजमेंट बन रही है? इसके अलावा जो मैंने ये 6 लिखी हैं, तो परम्यूटेशन कितनी हो गई? 6 हो गई आपकी। अब मुझे कैसे पता चला 6 हो गई? क्योंकि मुझे यहाँ कहा था कि मेरे पास 3 चीज़ें हैं, और उन 3 में से 2-2 का पेयर बना सकता हूँ मैं। उन 3 चीज़ों में से 2-2 उठाकर पेयर बना सकता हूँ मैं, यानी r की वैल्यू 2। और कितने पेयर बना सकता हूँ मैं? यहाँ पर मैं सिर्फ 6 पेयर बना सकता हूँ। 6 से ज़्यादा पेयर या अरेंजमेंट में नहीं कर सकता। देखो, 6 से ज़्यादा अरेंजमेंट कर सकता हूँ मैं यहाँ,
देखो ए बी लिख लिया। अब इसमें जो है वो ऑर्डर मैटर करता है, ऑर्डर मैटर। अब ऑर्डर मैटर करता है, मैं कैसे कह रहा हूं भाई, देखो मैं ए बी को एक टाइम लिख लिया तो बी ए को मैंने दूसरी टाइम लिख लिया, ये एक अलग ऑर्डर है, ये ऑर्डर 1 हो गया, ये ऑर्डर 2 हो गया, है ना। देखो ना ए बी, यहाँ पर ए पहले आ रहा है बी बाद में आ रहा है, यहाँ पर बी पहले आ रहा है ए बाद में आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर ऑर्डर मैटर करेगा, ठीक है। और फिर देखो ए सी सी ए बी सी सी बी, तो बात समझ गए ना कि परमुटेशन क्या है, कि आपके पास जितनी चीज़ें दी हुई हैं उनको आप कितनी टाइम अरेंज कर सकते हो, 2-2 में, 3-3 में, 4-4 में, अगर चीज़ें आपके पास ज़्यादा हो। अब आ जाओ कॉम्बिनेशन, डेफिनेशन भी देख लो कि नंबर ऑफ ऑल परमुटेशन, ऑल परमुटेशन यानी कितनी टाइम आप अरेंज कर सकते हो। एन थिंग्स, दी गई चीज़ों को, एन थिंग्स यानी टोटल नंबर ऑफ चीज़ें, टोटल नंबर ऑफ थिंग्स कितनी दी हुई है। आर यानी 2-2 में अरेंज करना चाह रहे हो, 3-3 में अरेंज करना चाह रहे हो, 4-4 में अरेंज करना चाह रहे हो, ठीक है, ये बात हो गई। अब कॉम्बिनेशन समझते हैं। कॉम्बिनेशन भी कुछ इसी तरह की चीज़ है, लेकिन इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता, या पहले ही लिख लो कि ऑर्डर DOES डज नॉट मैटर। अब ऑर्डर डज नॉट मैटर से क्या मतलब है, अगर आपने ए और बी, यहाँ पर एन की वैल्यू कितनी ली है मैंने, एन की वैल्यू वही 3 ली है और आर की वैल्यू भी 2 ही ली है। कॉम्बिनेशन में आप करते हो सिलेक्शन, यहाँ पे लिख लो सिलेक्शन, ठीक है, और परमुटेशन में आप करते हो अरेंजमेंट, अरेंजमेंट। अब सिलेक्शन और अरेंजमेंट में क्या फ़र्क है, कॉम्बिनेशन के बाद पूरी बात समझ आ जाएगी। देखो ए बी तो मैं लिख सकता हूँ, लेकिन बी ए नहीं लिख सकता। क्यों नहीं लिख सकता, ये नहीं लिख सकता, ये पॉसिबल नहीं है, सिर्फ ये पॉसिबल है। क्यों, क्योंकि आप कॉम्बिनेशन में सिलेक्शन कर रहे हो, तो जब आप सिलेक्शन कर रहे हो तो ए बी आपका एक टाइम आ गया, बी ए सेम चीज़ हो जाएगा। देखो ना, ए बी मल्टीप्लाई होगा, ए 1 है बी 1 है तो 1 आ जाएगा, तो बी ए मल्टीप्लाई होगे तो भी 1 आ जाएगा। तो इसीलिए ए बी में क्या होता है कि आप सिर्फ एक ही टाइम सेलेक्ट कर सकते हो, ऑर्डर मैटर नहीं करता, यानी ए बी और बी ए इसमें सेम चीज़ है, तो या तो ए बी लिख सकते हो या तो बी ए, ये याद रखना। अब इसी तरह से बी सी में लिख सकता हूँ, या बी सी पहले बाद में लिख लेते हैं, पहले ए सी लिख लेते हैं, ए सी में लिख सकता हूँ, लेकिन सी ए में नहीं लिख सकता। क्यों नहीं लिख सकता, क्योंकि ए सी और सी ए सेम जो है वो आपके पास सिलेक्शन है, इसमें सेम चीज़ सेलेक्ट हुई है, अलग अलग चीज़ सेलेक्ट नहीं हुई है। हाँ, आप बोलोगे सर सी ए नहीं लिख सकता क्या, सिर्फ नहीं, सी ए लिख रहे हो तो ए सी नहीं लिख सकते, ए सी लिख रहे हो तो सी ए नहीं लिख सकते। अब जैसे यहाँ में बी सी तो मैं लिख सकता हूँ, लेकिन सी बी नहीं लिख सकता। क्यों, क्योंकि बी सी बी की सेम ही चीज़ है, तो अगर मैंने बी सी ले लिया तो सी बी में नहीं लिख सकता। तो बात समझ में आ गई। तो इधर कितनी आपके पास कॉम्बिनेशन बनी, इधर आपके पास 3 बनी। अब यही चीज़ आप फॉर्मूले से भी प्रूफ करके देख सकते हो। आप क्या करो, एन की वैल्यू मैं आपको करके दिखाता हूँ, आपके सामने। फॉर्मूला याद रखो, कैलकुलेटर से कर देता हूँ कि एन की वैल्यू आपने कितनी रखी, 3 फैक्टोरियल, ये इसके ऊपर होता है, शिफ्ट दबा कर आता है, ठीक है। उसके बाद आपने कितना रखा, n3 रखा, और ये 2 रखा, और इसका फैक्टोरियल ले ले, तो देखो ये 6 आ रहा है, देखा। तो यानी ये फॉर्मूला आपको ये बता रहा है कि आपके पास अगर 20 चीज़ें हैं, 20 टोटल चीज़ें आपके पास कितनी है, 20, जैसे 20 टेबलें हो गई, 20 कपड़े हो गए, 20 मोबाइल, या 20 जो है वो आपके पास क्या हो गए, 20 लोग हो गए। अब लोग हैं तो हर किसी की आइडेंटिटी अलग अलग होगी, उनमें से आप 3-3 लोगों का कितना पेयर बना सकते, 3-3 लोगों को, मतलब 3-3 को कितनी बार आप अरेंज कर सकते हो। देखो 3-3 से मुराद यहाँ 3 लोग नहीं है, 3-3 से मुराद है 3 प्लेस ले लिया आपने, 3 प्लेस ले लिए, और 3 प्लेस में आप 20 लोगों को कितनी दफ़ा ला सकते हो। जैसे कि पहले आप एक पीपल 1 को ले आए, फिर पीपल 2 को, फिर पीपल 3 को ले आए, ठीक है। उसके बाद फिर आपने क्या किया, पीपल 2 को ले आए, पीपल 3 को ले आए, पीपल 1 को। इसी तरह से 20 लोग हैं आपके पास, तो आप 20 लोगों को, या फिर इसको और आसान करना चाहो तो ऐसे कर लो कि आपके पास 3 टेबल है, 20 लोग हैं, तो उन 20 लोगों को 3 टेबल्स पे कितनी दफ़ा आप बिठा सकते हो मुख्तलिफ अरेंजमेंट में, तो ये आपके पास परमुटेशन बनेगा।
सिंपल चीज़ है, देखो कितना आसान है। अब इसको मैं एक और आसान तरीके से समझाता हूँ, बिल्कुल अभी इसको अपने पास लिख लो, इसको मैं और आसान और सिंपल तरीके से समझाता हूँ। इससे तो आपको इतनी अच्छी बात समझ में आएगी कि आप बोलोगे सर मज़ा आ गया, ये तो मज़ा आ गया। बिल्कुल, आपके पास शर्ट हैं, शर्ट्स हैं आपके पास, 2 शर्ट्स हैं आपके पास, एक है ए, शर्ट ए है और एक शर्ट बी है। और पैंट्स आपके पास जो है वो, वैसे तो लड़के 2 ही पैंट खरीदते हैं, एक ब्लू और एक ब्लैक, उसमें फिर जितनी भी शर्ट्स हो लगा देते हैं, सारे कॉम्बिनेशन बन जाते हैं। ठीक है, अब देखो कॉम्बिनेशन बोला मैंने, परमुटेशन नहीं बोला, क्यों अभी पता चल जाएगा। एक्स पैंट है और वाई पैंट है, ठीक है, एक्स पैंट है और वाई पैंट है। अब मुझे एक ज़रा बात बताओ, एक्स ए पैंट को आप एक्स के साथ पहन सकते हो, एक्स पैंट ए शर्ट को आप वाई पैंट के साथ भी पहन सकते हो। क्या आप दोबारा एक्स पैंट को ए शर्ट के साथ पहनो तो क्या कोई अलग कॉम्बिनेशन बनेगा? नहीं ना, कॉम्बिनेशन तो सेम ही रहेगा। तो इसीलिए कॉम्बिनेशन में क्या मैटर नहीं करता, ऑर्डर। यानी अगर आप ए एक्स ले रहे हो तो भी आप ए शर्ट और एक्स पैंट ही पहनोगे, या अगर आप एक्स ए ले रहे हो तो भी आप एक्स पैंट पहनोगे, ए शर्ट पहनोगे। बात समझ आ गई ना? तो इसीलिए कॉम्बिनेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता। यानी पहले आप शर्ट उठा लो या पैंट उठा लो, ऐसा तो नहीं है ना कि शर्ट को पैंट की जगह पहन लोगे, पैंट को शर्ट की जगह पहन लोगे, या पहले आप शर्ट उठा लो पैंट उठा लो, बात एक ही होगी। इसी तरह से आप बी शर्ट को एक्स के साथ पहन सकते हो और क्या कहते हैं, बी अपनी जो शर्ट है उसको वाई पैंट के साथ भी पहन सकते हो। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि अगर वाई पैंट उठा लो और बी शर्ट उठा लो तो दोनों को आप अलग अलग पहन लोगे, यानी पैंट को शर्ट की जगह, शर्ट को पैंट की जगह। तो इसीलिए कॉम्बिनेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता, लेकिन अगर इसका परमुटेशन बनाऊंगा तो ऑर्डर मैटर करेगा। बात समझ आ गई ना इससे, बहुत प्यारी। चलो अब आ जाओ, अब अपने सवालात करते हैं। देखो मैंने बहुत बेसिक, बहुत डिटेल में आपको चीज़ें समझा दी। मुझे उम्मीद है अब आप ये कभी नहीं भूलोगे और कभी टेंशन नहीं लोगे कि परमुटेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन क्या होता है। ठीक है, 20, यहाँ पर एक और एग्जाम्पल दे देता हूँ कि समझ लो आपके पास 20 लोग हैं और आप एक वो कुर्सी वाला गेम खेल रहे हो कि 3 लोग कुर्सियों के गिर्द घूम सकते हैं ना। तो आप क्या करोगे, 20 लोगों को 3 कुर्सियों पर बिठाओगे तो कितनी दफ़ा बिठा सकते हो, और ऐसे बिठाना है कि हर बार सेम कुर्सी पे सेम बंदा ना आए, अलग अलग अरेंजमेंट आती रहे आपके पास। ठीक है, तो ऐसे भी आप इसको समझ सकते हो, मुख्तलिफ तरीक़ों से देख सकते हो। अच्छा चलो अब इसको थोड़ा सिंपल सॉल्व करते हैं। एन की वैल्यू कितनी है आपके पास, ये फार्मूला है आपके पास। एन की वैल्यू क्या है, टोटल नंबर ऑफ थिंग्स। आर क्या है कि कितनी आप जो है वो उन 3 चीज़ों को उठा सकते हो, मतलब उन 20 में से 3 जो है वो लोगों को आप उठाते रहोगे और उनको चीज़ें देते रहोगे या उनको सॉल्व करते रहोगे। ठीक है, आर की वैल्यू ज़रा समझ के रखना, क्योंकि आर जो है ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कि 20p3, तो ये 20 हो गया, 20 - 3 और ये फैक्टोरियल आ गया। तो अब इसको देखो, मैं अगर इसको बहुत वैसे सॉल्व करूँ तो देखो मैं ऐसे लिख लेता हूँ। ठीक है, और ये 17। कैलकुलेटर से डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई मसले की बात नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए हो क्या रहा है। तो 20 - 3 17 ही होता है, आपको पता है। 20 - 3 17 आता है। अच्छा देखो, अब इसको अगर मैं खोलूँ तो ये क्या बनेगा आपके पास कि अगर मैं आगे से खोलता हूँ, देखो इसको ऐसे नहीं खोल सकते आप कि 1 2 3 4 5, नहीं, आप ऐसे खोलो कि 20 का फैक्टोरियल। ठीक है, 20 का फैक्टोरियल, सॉरी 20 का फैक्टोरियल, तो अब फैक्टोरियल आगे जाता जाएगा। 20 हो गया, 19 हो गया, 18 हो गया, और ये सब क्या हो रहा होता है, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। ठीक है, और 17 हो गया। फैक्टोरियल यहाँ के रोक दिया आपने। ठीक है, और फिर यहाँ 17 का फैक्टोरियल नीचे है। अब ऐसा क्यों किया मैंने, ऐसा क्यों नहीं लिखा कि 1 से लेके 17? अगर आप 1 से लेके 17 लिखते, फॉर एग्जांपल आप ऐसे लिखते 1 2 3 और फिर इसको आगे ले जाते 17 का फैक्टोरियल पे रोक देते, या 18 के फैक्टोरियल पे रोक देते। 17 लिखते और फिर 18 के फैक्टोरियल पे रोक देते हैं, और नीचे आपके पास होता 17 का फैक्टोरियल। तो देखो ये बात तो ठीक थी कि 17 के फैक्टोरियल से 1 से लेकर 17 तक के नंबर कैंसिल हो जाते, लेकिन फिर मसला पता है क्या आ जाता, आप जब 18 का फैक्टोरियल लेते ना तो कैलकुलेटर दोबारा 1 से लेकर
17 तक के नंबर को यानी 18 तक के नंबर को कैलकुलेट करता। तो आप तो ये नंबर हटा चुके हो ना, फिर भी कैलकुलेट कर रहे हो। तो इसको ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम जो है ना वो उल्टा चला देते हैं। उल्टा चलाने से क्या होता है कि जो पहले आने वाले नंबर होते हैं यानी 1 से लेकर 17 तक जो नंबर आएंगे वो कट जाएंगे आपस में, और बस जो रह गए ना वो बच जाएंगे। तो 20 और 19, 18 ये किसी से कैंसिल नहीं हो सके, तो इसलिए ये रह गए। अब इन्हें बस आप मल्टीप्लाई करा दो, यही आपकी परमुटेशन होगी। ये सिंपल। तो ये बहुत बड़ा नंबर आ रहा है लेकिन ये ठीक है। अगर आपके पास 20 लोग हैं, 20 आपके पास टोटल लोग हैं 20, और 3 अरेंजमेंट आप करना चाहते हो, मतलब जो है वो 3 चीज़ों पर उन्हें बिठाना चाहते हो, 20 लोगों को 3 मुख्तलिफ जो है वो आप एक ऑर्डर बनाना चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हो कि आप पहले जो है वो पीपल 1, पीपल 2, पीपल 3 को बिठा दो चेयर पे, फिर 2, 3, 4 बिठा दो। तो इस तरह से आप कितने अरेंजमेंट बना सकते हो, यानी कितने परमुटेशन बना सकते हो, 6, 8, 4, 0 परमुटेशन बना सकते हो आप। ठीक है, यानी 20 लोगों को आप 3 चेयर्स पर इतने मुख्तलिफ टाइम्स अरेंजमेंट बना सकते हो आप, इतने मुख्तलिफ अरेंजमेंट जिसमें ऑर्डर भी अलग अलग आ रहे होंगे। ठीक है, लेकिन कॉम्बिनेशन करोगे तो नंबर कम हो जाएगा। अब ज़रा इसको देखते हैं कि ये हमारा सही है। हाँ बिल्कुल ठीक आया है। चलो अब इसी का जो है वो पार्ट 2 भी करते हैं। तो आई होप ये आर समझ में आ रहा होगा कि आर आपके पास क्या है और ये क्या है। आर बेसिकली ये है कि आप 3 स्लॉट बना लेते हो, 3 जो है वो अरेंजमेंट, 3 अरेंजमेंट तो मैं नहीं कहूँगा इसे, क्योंकि अरेंजमेंट तो वो एक अलग ही चीज़ हो जाएगी ना। आप 3 जो है वो पोजीशंस बना लेते हो, और फिर उन 3 पोजीशंस पर किस तरह से 20 लोगों को रख सकते हो बार बार, ये कर लेते हो। ठीक है, अच्छा अब जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा थोड़ा सा आसानी है कि 16 है और 4 है। इसमें इस एक्सरसाइज पर टोटल 19 क्वेश्चंस दिए हैं मैं, तो काफ़ी टाइम लेगी ये एक्सरसाइज, लेकिन कोशिश ये है कि आज ही कंप्लीट करूँगा। तो अब देखो n क्या है आपके पास, टोटल नंबर ऑफ थिंग्स, यानी टोटल कितनी चीज़ें हैं, और r क्या हो गया कि कितनी आप पोजीशनें लोगे, मतलब पोजीशनें यानी आप जो है वो 4 पोजीशन बनाओगे, और उस 4 में आप n को कितनी टाइम पुट्स करके कितनी मुख्तलिफ अरेंजमेंट बना सकते हो। बात समझ में आ रही है? जैसे कि मैंने ये r क्या है 4 पोजीशनें बना ली। देखो मैं इसको सिंपल करके समझा रहा हूँ, शायद आपको हार्ड लग रहा हो। आर को एलिमेंट्स भी कहा जा रहा होता है कि मतलब 16 में से 4 आपने एलिमेंट्स ले लिए एक बार, अब उन्हीं एलिमेंट्स में आप मुख्तलिफ अरेंजमेंट करे जा रहे हो, ये भी ठीक है, लेकिन मैं इसे पोजीशन कह देता हूँ, जैसे पोजीशन 1, पोजीशन 2, पोजीशन 3, पोजीशन 4। अब इस पोजीशन मतलब इन 4 पोजीशनों में आप 16 लोगों को कितनी बार ला सकते हो। पहले आप 1 से लेकर 4 ले आओ, फिर 2 से लेकर 5 ले आओ, फिर 3 से लेकर 6 ले आओ, 3 से लेकर 7 ले आओ। इस तरह कर आप बहुत सारी अरेंजमेंट कर सकते हो। ठीक है, बस जो एग्जाम्पल समझाइए ना शुरू में वो याद रखना। तो अब फार्मूला क्या है, फार्मूला तो बड़ा आसान है। फार्मूला आपके पास है ये n, और अगर ये r है तो आपका n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r का फैक्टोरियल। अच्छा एक चीज़ याद रखना कि r आपके पास कभी भी ग्रेटर नहीं आएगा, और ना ही ग्रेटर नहीं आएगा, बराबर तो आ सकता है, कभी भी r आपके पास ग्रेटर नहीं आएगा n से, ये नॉट पॉसिबल है। अगर ऐसा कभी आ जाए तो ये पॉसिबल नहीं है। r जब भी आएगा या तो वो छोटा आएगा या बराबर आएगा n के। ठीक है, ये पॉसिबल है, इस चीज़ को याद रखना बस। ठीक है, ये पॉसिबल है, ऊपर वाला नॉट पॉसिबल है, क्योंकि माइनस में आपके पास कैसे आ सकते हैं अरेंजमेंट, पोजीशनें माइनस में थोड़ी ना आएंगी। अच्छा अब देखो ये मैंने यहाँ 16 रख दिया, यहाँ मैंने रख दिया 4, यहाँ आ गया मेरे पास 16 का फैक्टोरियल, यहाँ आ गया मेरे पास 16 माइनस 4 का फैक्टोरियल। तो सबसे पहले क्या करा करो कि ये जो ब्रैकेट है ना इसे सॉल्व कर लो, चाहे वो न्यूमरेटर में हो डिनोमिनेटर में, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व, तो ये 12 फैक्टोरियल बच जाएगा। अब देखो कैलकुलेटर से कर लोगे तो एफिशिएंसी नहीं दिखेगी आपकी कि आपको आता था या नहीं आता था। ठीक, ऊपर आएगा ये। तो ये मैंने क्या लिखा, 16 लिख लिया, 15 लिख लिया, 14 लिख लिया, 13 लिख लिया और 12 लिख लिया, और फैक्टोरियल यहाँ रोक दिया। अब 1 से लेकर 12 तक का फैक्टोरियल नीचे भी है ऊपर भी है, तो ख़त्म हो गए। अब बस आपने 16 मल्टीप्लाई बाय 15, 16 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 13, तो ये आपके पास आ रही है
परमुटेशन, यानी आप अगर 16 पोजीशन 4 पोजीशनें बना रहे हो, 16 आपके पास लोग हैं, तो आप उनको उनके जो है वो 43,680 अरेंजमेंट बना सकते हो। इतना बड़ा नंबर आ रहा है। अच्छा, अब आ जाओ, एक और सवाल है आपके पास, वो भी करते हैं। इसको लिख लेना, ठीक है, मैं मिटा देता हूँ। यानी समझ लो, अगर 4 कुर्सियाँ हैं और 16 लोग हैं, तो आप उन्हें कितने टाइम बिठा सकते हो? उन्हें आप 43,880 टाइम उन कुर्सियों पर बिठा सकते हो, मुख्तलिफ तरीक़ों से। कि मतलब पहले एक इंसान को एक कुर्सी पे बिठा दिया, फिर उसी इंसान को अगली बार दूसरी कुर्सी पे बिठा दिया, ऐसे करके बहुत ज़्यादा आपके पास आएगा। अच्छा चलो, अब इसको ही सही कर लेना है। 12 है और आपके पास 5 है, तो ये 12 आ गया, ये 5 आ गया। तो फॉर्मूला देखो क्या है, फॉर्मूला अगेन सेम ही रहेगा आपके पास। तो P ये N होता है, ये R होता है, ये आपके पास आ गया n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r का फैक्टोरियल। अच्छा, तो n कितना दिया हुआ है आपको? 12, और ये 5, और ये 12 का फैक्टोरियल, 12 माइनस 5 का फैक्टोरियल। अच्छा, अब आपको क्या तरीका अपनाना है? वही तरीका जो मैं हर बार कराता आया हूँ कि आपने पहले इन दोनों को माइनस कर देना है। देखो 12 माइनस 5 आपके पास 7 आ गया, ठीक है। अब इसके ज़रा फैक्टोरियल को सॉल्व कर दो। तो ये 12 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 7 फैक्टोरियल पे, और फिर नीचे 7 फैक्टोरियल पे। तो 7 का फैक्टोरियल, 7 के फैक्टोरियल को ख़त्म करने की सलाहियत रखता है। तो 12 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 8। तो ये बहुत बड़ा नंबर आ रहा है। जितने आप R बढ़ाते जाओगे, पोजीशनें आप जितनी बढ़ाते जाओगे, उतना ही आपके पास नंबर बड़ा होता जाएगा, चाहे आपके पास टोटल नंबर ऑफ़ थिंग्स कम हो या ना हो, ठीक है। तो स्टूडेंट, अब आपके पास है आपका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट कुछ 4 होगा ये, हाँ पार्ट 4 है ये, ठीक है। इसको मैं लिख देता हूँ। अब इसमें आपने क्या करना है, वही P ही निकालना है आपने, परमुटेशन, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से है ये। देखो, टोटल नंबर ऑफ़ थिंग्स कितनी दी हुई है आपको? 8 दी हुई हैं, ठीक है। उसमें से आपको ये जो 3 और ये जो 2 लिखा हुआ है ना, इसका क्या मतलब है कि 3 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 का फैक्टोरियल कर देना। अब इसका प्रैक्टिकल लाइफ में क्या यूज़ है? क्वाइन में इसका यूज़ होता है। अब वो मैं आगे पढ़ाऊँगा, क्योंकि आगे इस तरह का एक सवाल आएगा, ठीक है। तो अभी इसे भी कैसे सॉल्व होता है ये समझ लो। अब देखो, एक जो मैं चीज़ बताना चाह रहा हूँ वो ये है, मैं इसे P से ही डिनोट कर रहा हूँ, परमुटेशन ही कह रहा हूँ इसे मैं, ठीक है। तो P इक्वल टू, तो देखो 8 का फैक्टोरियल ऊपर आ गया, ये इसको ऐसे सॉल्व करेंगे कि 8 का फैक्टोरियल ऊपर लिख लेंगे, 3 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 का फैक्टोरियल। अब बहुत से बच्चों के दिमाग में ये सवाल आ सकता है कि सर ऐसा कर लेते हैं ना कि 6 का फैक्टोरियल डायरेक्ट कर लेते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 कर लेते हैं, और हमारे पास कितना आ जाएगा 6 का फैक्टोरियल? 6 का फैक्टोरियल आपके पास आ जाएगा, आसान करने के लिए बच्चे सोच सकते हैं कि सर ये ऐसे कर लेते हैं ज़रा, तो ये आ रहा है आपके पास, है ना। लेकिन अब ज़रा इनको अलग अलग सॉल्व करो, अलग अलग फैक्टोरियल लो। तो आ रहा है 12। तो यानी 3 का फैक्टोरियल 2 का फैक्टोरियल ये नहीं बराबर होता 6 के फैक्टोरियल के। समझ में आ रही है आपको बात? यानी आप पहले फैक्टोरियल लोगे फिर मल्टीप्लाई कराओगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कराकर फैक्टोरियल नहीं ले सकते। यानी आप 3 मल्टीप्लाई बाय 2 नहीं कर सकते, पहले आपको 3 का फैक्टोरियल 2 का फैक्टोरियल अलग अलग कैलकुलेट करना होगा। मैंने यहाँ आपको करके दिखा दिया कि 6 का फैक्टोरियल अलग है, 3 का फैक्टोरियल 2 का फैक्टोरियल अलग है। 3 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 का फैक्टोरियल ये 12 बनता है, और 6 का फैक्टोरियल देख लो ये बनता है। तो अलग अलग आंसर आएगा, इसलिए जब भी मैं करूँगा तो इस चीज़ का मैं ध्यान रखूँगा। अब देखो 8 का फैक्टोरियल और ये आ गया आपके पास 12। अब इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर से ही कर दो, 8 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 12, तो ये आ रहा है आपके पास 3360, ठीक है। हमेशा याद रखना इस ऑर्डर को कभी भी आपने मिलाना नहीं है, वरना आंसर्स बहुत ज़्यादा गलत आना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, अब अगला सवाल क्या है, इधर ही लिख लेते हैं, जगह काफ़ी हमारे पास अवेलेबल है। तो हमें बोला जा रहा है 6, फिर हमें बोला जा रहा है 2, फिर हमें बोला 3, फिर हमें बोला 4। अच्छा, तो देखो यहाँ पर आपके पास क्या आ गया, 8 का फैक्टोरियल,
8 है ही नहीं, 9 है, तो 9 का फैक्टोरियल, ठीक है। उसके बाद 2 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 3 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 4 का फैक्टोरियल। अब एक और बात, आप ऐसा नहीं कर सकते कि 24 बना दें इसे, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 4, 24 बना दें और फिर फैक्टोरियल ले लें, अगर अलग अलग आएगा। देखो 24 का फैक्टोरियल क्या आ रहा है, कितना बड़ा नंबर आ रहा है, लेकिन 2 मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल 3 मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, देखो ये कितना छोटा नंबर आ रहा है। फ़र्क है ना आंसर में ज़मीन आसमान का। तो बस ये ध्यान रखना, ये गलती नहीं करना। 9 का फैक्टोरियल, क्योंकि 2 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल, ठीक है। तो अब ज़रा इसको सॉल्व कर लेते हैं, 9 का चलो हमने कैलकुलेटर ही बंद कर दिया। 9 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 3 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 4 का फैक्टोरियल, तो ये छोटा नंबर आ रहा है आपके पास 1260, ये आंसर हो गया, ठीक है। दोनों आंसर आपके सामने आ गए। अब ये तो आसान थे, बेसिकली ये सवाल तो पेपर में आते भी नहीं है, MCQs वगैरह में कभी आ जाएँ तो आ जाते हैं। असल जो सवाल आते हैं ना वो क्वेश्चन नंबर 2 के बाद ही आना शुरू होते हैं, और क्वेश्चन नंबर 10 से तो बहुत ज़्यादा सवाल पहले आते थे हमारे टाइम पर। तो आई होप आपको बात याद हो। तो चलो उनको करते हैं, उनसे भी अच्छी बातें समझते हैं। अच्छा तो देखो अब आपके सामने आ गया सवाल। अब इस पे फॉर्मूला वही लगेगा, मैं फार्मूला फिर लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को याद हो जाए। अब देखो ये पहला सवाल अगर आपने समझ लिया ना, मुझे लगता है सारे तो खुद ही कर लोगे, लेकिन इस पहले को ज़रा बहुत अच्छी तरह समझने की कोशिश करना, क्योंकि ये असल इम्तिहान है मेरा सवाल समझाना आपको। अच्छा देखो ये क्या है, फार्मूला कहता है NP2 सॉरी R होता है। R क्या, यानी आप कितनी जो है वो पोजीशनें बना रहे हो, R हो गया। और फिर होता था n का फैक्टोरियल n माइनस R में फैक्टोरियल लेकर, यही है फार्मूला, यही लगेगा। मगर मसला क्या है, आपने n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। आप कैसे करोगे? अब सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम ज़रा फार्मूले में वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं। ये हमारे पास हो गया n, ठीक है, ये हो गया मेरे पास p, ये हो गया मेरे पास 2, ठीक है। और अब मेरे पास क्या आ गया, अब मेरे पास आ गया ये किसके बराबर आएगा, ये 30 के बराबर आएगा। अभी मैं लिखता हूँ ज़रा, ये आएगा n का फैक्टोरियल, ठीक है, और n माइनस R का फैक्टोरियल। देखो R मुझे गिवन था तो मैंने R सिंपल रख दिया। अब NP2 यानी n और p और 2 ये किसके बराबर है, 30, तो यहाँ पर आ जाएगा 30, ठीक है। क्या किया मैंने, मैं ज़रा फिर से बता देता हूँ ताकि अगर नहीं समझ आई ये बात समझ आ जाए। अब यहाँ पर आपके पास R नहीं रहेगा, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 2, ठीक है, क्योंकि R तो आपको गिवन है ना, R तो ये रहा ना आपके पास, ये R की वैल्यू है तो गिवन है। अब देखो ये फार्मूला है, मैंने फार्मूला लिखा। अब मैंने देखा कि मुझे ऊपर क्या क्या गिवन है, मुझे ऊपर n नहीं गिवन तो इसलिए मैंने n में कुछ पुट नहीं किया। मुझे 2 गिवन था तो मैंने यहाँ 2 पुट कर दिया। अब मुझे ये बात भी बता दी गई थी कि n p और 2 ये 30 के बराबर है, तो इसकी जगह मैंने ये लिख दिया। भाई देखो जैसे मुझे कह दिया कि a बराबर है 2 के, अब कहीं भी इक्वेशन में मुझे अगर a प्लस b लिखा हुआ मिलेगा तो मैं 2 पुट कर दूंगा वहाँ पर, ख़त्म बात। तो इसी तरह से ये परमुटेशन में भी होगा। जब आपको पता है कि ये NP2 30 के बराबर आता है, तो जब ये आया तो आपने 30 पुट कर दिया, और बाकी आपको पता था कि ये फार्मूला किस चीज़ के बराबर है, ठीक है। अब देखो, अब असल काम करना है हमारे पास। क्या हम पीछे क्या कर रहे थे कि अगर हमें 5 फैक्टोरियल ऊपर दिया हुआ था और 3 फैक्टोरियल नीचे दिया हुआ था, तो हम क्या कर रहे थे, हम 5 लिख रहे थे, है ना, यानी जिस चीज़ का फैक्टोरियल दिया हुआ था वो लिख रहे थे, फिर 4 लिख रहे थे, यानी 5 में से 1 नंबर कम कर रहे थे, फिर अगर और पीछे जाना था तो 2 नंबर कम कर रहे थे, और फिर 3 फैक्टोरियल पे आके रुक रहे थे, है ना, यही काम कर रहे थे ना। अब यही काम आप n के लिए नहीं कर सकते। अब आपको n दिया हुआ है, यहाँ पर n दिया हुआ है, तो क्या होगा इसका मतलब कि पहले n का फैक्टोरियल आएगा, पहले n आएगा, फिर n मल्टीप्लाई क्या होगा, इसमें से 1 कम हो जाएगा। जैसे देखो ना यहाँ पर, ज़रा मैं इसको ना डिटेल में कराता हूँ। समझो ये है आपके पास, ऐसे है, ये आपके पास ऐसे है, तो मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, ये मेरे पास ऐसे है n का फैक्टोरियल। तो मैं अगर n मुझे कोई बड़ा नंबर दिया हुआ होता, जैसे 7 दिया हुआ होता, अभी मैं ये करके भी दिखाऊंगा आपको। जैसे मुझे समझो n5 दिया हुआ होता, समझ लो n5 दिया हुआ होता, तो इसका फैक्टोरियल होता, बेशक समझ लो मैं कंसीडर कर रहा हूँ कि मुझे n5 फैक्टोरियल दिया हुआ होता और नीचे 3 फैक्टोरियल होता, तो मैं क्या करता, मैं ये करता ना कि n लिखता और फिर उसमें से 1 नंबर कम करता,
देखो यहाँ मैंने एक नंबर कम कर दिया, तो अब 5 नहीं है, n है सिर्फ, तो मैंने क्या किया, n ऐसे ही लिख दिया और फिर उसमें से क्या किया, एक नंबर कम किया। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर मैं ऐसे कम कर रहा था। और फिर नीचे क्या दिया हुआ है मुझे, n-2, यहाँ क्या दिया हुआ है, 3 का फैक्टोरियल। अच्छा, अब मैं क्या करता, फिर एक और नंबर कम करता, है ना, एक और नंबर कम करता ना 4 में से। लेकिन अगर मैं n के मुकाबले में देखूं तो कितने नंबर कम किए मैंने, 2 नंबर कम किए ना, n के मुकाबले में 2 नंबर कम किए। चाहो तो यहीं पे माइनस लगाकर ऐसा बना लो, या चाहे तो यहाँ समझ लो कि n-2 हो रहा है। तो फिर क्या करता मैं, 3 का फैक्टोरियल बनता, 3 का फैक्टोरियल कैंसिल करता, इसी तरह यहाँ पे भी फैक्टोरियल बनता तो ये भी कैंसिल हो जाता। ऐसे तो हो रहा है ये काम। समझ लो आपको नंबर दिया हुआ होता था, आप क्या करते थे, एक एक कम करते जाते थे। देखो 5 के मुकाबले में एक कम किया, 5 के मुकाबले में 2 नंबर कम किए, तो यहाँ पे भी वही काम हुआ है कि n कोई नंबर दिया हुआ है, अब n नहीं पता कितना है, लेकिन हम कर क्या रहे होते हैं कि n में से पहले एक कम करते हैं, फिर n में से हम 2 कम करते हैं, मज़ीद आगे जाना हो तो 3 कम कर देते हैं। लेकिन मैंने n में से सिर्फ 2 ही कम क्यों किया, क्योंकि नीचे मुझे n-2 दिया हुआ था, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर ऐसा किया। ये पहले भी आया था, लेकिन मैंने अब इसकी एग्जाम्पल दे के समझा दिया। ये जो मैंने पार्ट लिखा था ना, ये एक्स्ट्रा था ताकि बात समझ में आ जाए। ठीक है, ठीक है, तो ये हमने कैंसिल कर दिया। अब हमारे पास क्या बच रहा है, 30 और n-1। अब इसको सॉल्व करते हैं, 30 n का स्क्वायर माइनस n, तो इसको 30 को इधर ले आते हैं, n का स्क्वायर माइनस n माइनस 30। अब देखो यहाँ पर आपके पास 2 काम हो सकते हैं, या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा दो या तो फिर मिडल टर्म ब्रेक कर लो। तो मैं मिडल टर्म ब्रेक करता हूँ, वो ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। मिडल टर्म ब्रेक, दोनों से आपको सही जवाब मिलेगा, लेकिन मिडल टर्म ब्रेक ज़्यादा बेहतर है। अब मिडल टर्म ब्रेक में आप क्या करते हो, सबसे पहले जो भी फर्स्ट टर्म होती है उसको लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करके लिख लेते हो। तो जैसे माइनस प्लस माइनस माइनस और 30n² हो गया। ठीक है, अब ये वाली जो आपके पास वैल्यू आती है इसका एलसीएम ले लेते हो, जो आपके पास फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म मल्टीप्लाई कराकर वैल्यू आती है उसका एलसीएम ले लेते हो विदाउट साइन की ज़रूरत नहीं होती। तो 3 किस टेबल में आता है, 2 में तो नहीं आता, और आता भी है तो वो 15 पर आता है, 3 के टेबल में ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो 3 पर आता है, हमारे पास 10 पर आता है, और 10 कितने पर आता है, 2 के टेबल में कह लो तो 5 पर आता है, 5 अपने टेबल पर आता है, प्राइम नंबर है 5। तो ये कितना हो गया आपके पास, बल्कि ये नहीं, ये कितना हो गया आपके पास, 6 × 5। तो बीच में हमें ऐसा नंबर लाना था कि माइनस प्लस करें तो हमारे पास क्या आ जाए, n आ जाए, माइनस प्लस करें तो n आ जाए। अब देखो ना, 6 - 5 करोगे तो आपके पास कितना आएगा, 1 आएगा, यानी n ही आएगा, n लगा दोगे तो, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कराओगे तो 30 आएगा। अब ज़रा मैं करके दिखाता हूँ, ये जो काम किया था ये मैंने रफ फर्क था, n² माइनस 6n। अब इस 6 के साथ माइनस क्यों लिखा, ताकि माइनस प्लस होकर माइनस की साइन बचे, और माइनस होगा कैसे पता चल रहा है, इस साइन से पता चल रहा है, 5n माइनस 30 = 0। अब देखो, तो माइनस प्लस होकर क्या आएगा 6, और मल्टीप्लाई होकर क्या आएगा -30n²। इन दोनों नंबरों की बात कर रहा हूँ। तो ये मैंने n कॉमन निकाल लिया, तो मेरे पास कितना बचा, n-6, और यहाँ पर मैंने 5 कॉमन निकाल लिया, तो n, अब 5 को 30 से डिवाइड करा दोगे तो 6 आ जाएगा, तो n-6 और n+5 = 0। मेथड कौन सा लगेगा अब यहाँ, इक्वलिटी मेथड, इक्वलिटी मेथड मेथड। तो इक्वलिटी मेथड क्या है आपके पास यहाँ पर, इक्वलिटी मेथड कहता है कि अगर दो आपके पास ब्रैकेट्स हैं और दोनों के साथ मतलब दोनों 0 के बराबर हैं तो अलग अलग 0 ले लो, क्योंकि ये वहाँ जाके 0 हो जाएगा, ये भी वहाँ जाके 0 हो जाएगा। तो n-6 = 0, n+5 = 0। तो n = 6 आ रहा है और n = -5 आ रहा है। अब ये नॉट पॉसिबल है, क्यों, मैं बताता हूँ। इसके नॉट पॉसिबल होने की वजह ये है कि भाई जब आप परमुटेशन कर रहे हो तो आपके पास कोई ना कोई ऑब्जेक्ट तो होगा ना, ऐसा तो नहीं है कि आपके पास चीज़ें ही नहीं है, थिंग्स ही नहीं है। भाई आपके पास n में कोई ना कोई वैल्यू तो होगी, 5, 6, 7, 8, कोई ना कोई वैल्यू पॉजिटिव में। अगर नेगेटिव में होगी तो इसका क्या मतलब है कि एक तो वो चीज़ है नहीं, ऊपर से आप कर्जे में हो। कहते हैं ना भाई आपके ऊपर 10,000 का कर्जा है। अब जब ऐसे लिखा जाता है या तो फिर ये लिख देते हैं कि आपके पास
जो है वो 10,000 रुपये का आपके ऊपर कर्ज हुआ हुआ है, या तो फिर आपके साथ नेगेटिव लगा देते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि आपको 10,000 देने हैं, लेने नहीं है, प्लस करते हो जब लेते हो तो समझ रहे हो ना, हमेशा पॉजिटिव वाली वैल्यू आएगी। वैसे ये बात रट ली जाती है, लेकिन इसकी वजह क्या होती है ये मैंने आपको बता दिया कि पॉजिटिव की वैल्यू क्यों आएगी। अब देख रहे हैं ये एक एक सवाल ही अपने आप में ही बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन कोई मसला नहीं है, इन्हें हमें करते हैं, इन्हें हमें करना होता है, छोड़ना नहीं होता। मैं कोशिश करूँगा कि इसके जितने कम हो सके पार्ट्स बनाऊँ, लेकिन फिर भी ये सवालात बड़े हैं, टाइम लेने वाले हैं, पार्ट्स इसमें बन जाते हैं। अच्छा, अब अगला सवाल है आपके पास। अब ये आसानी से हो जाएगा क्योंकि एक सवाल आप समझ चुके हो। ज़्यादा मुश्किल ना वो वाली एक्सरसाइज होती है जिसमें क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि फिर हर क्वेश्चन को मुझे अलग अलग तरीके से समझाना पड़ रहा होता है। अब एक ही क्वेश्चन है, उसके मुख्तलिफ पार्ट हैं, तो एक क्वेश्चन मेन समझा दिया, बाकी फिर एक्सप्लेन करते गए। अच्छा, तो अब फॉर्मूला क्या लगेगा? सबसे पहले फॉर्मूला देख लो कि n तो आपको पता करना है, ये तो बात खत्म हो गई, और 3 जो है वो आपको दिए भी कि इतनी आप पोजीशनें रख सकते हो। तो अब ज़रा आगे करते हैं। तो ये हो गया हमारा फार्मूला, ठीक है, ये हमारा फार्मूला हो गया कि n का फैक्टोरियल n और -1 का r का फैक्टोरियल। अब ज़रा पुट कर दो जो जो चीज़ें गिवन है। n तो नहीं पता, r पता है जो कि 3 है, और n यहाँ भी नहीं पता, जब वहाँ नहीं पता तो यहाँ कैसे पता होगा? तो यहाँ हमें पता है कि ये 3 फैक्टोरियल पर है। अब देखो np3 ये मुझे 60 के बराबर गिवन है, तो इसकी जगह 60 रख देता हूँ, ठीक है, सिंपल बात हो गई। अब ज़रा देखो, मैंने बताया था कि क्या करूँगा मैं, n में से एक नंबर और कम करूँगा, n में से एक नंबर और 2 नंबर और कम करूँगा, n में से 3 नंबर और कम करूँगा, इतने नंबर कम करूँगा कि नीचे वाली चीज़ के बराबर हो जाए। वजह भी बता दी है, रीज़न भी बता दिया ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। तो ये आ गया। अब ये क्यूबिक इक्वेशन बनेगी मेरे ख्याल से, हाँ। अब क्यूबिक इक्वेशन की भी मिडिल टर्म ब्रेक कर सकते हैं हम, कोई मसला की बात नहीं है, हाँ, लेकिन बस वो है थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है उसमें उसकी इक्वेशन ब्रेक करने में, उसको सॉल्व करने में। अच्छा, तो ज़रा इसको सॉल्व करते हैं। देखो पहले इन 2 ब्रैकेट को कर लो, यही सबसे आसान तरीका, और कोई तरीका तो है नहीं, ठीक है, समझ गए, मैंने लिख दिया। तो ये इनको करा तो n का स्क्वायर माइनस n आ गया, ठीक है, ये आपके पास n-2 है, दैट इज रहा। अब ज़रा इनको फिर से मल्टीप्लाई कर लो, ये तो n का क्यूब हो गया, और माइनस प्लस -2n स्क्वायर हो गया। अब यहाँ भी कर लेते हैं, माइनस प्लस माइनस n स्क्वायर हो गया, माइनस माइनस प्लस 2n हो गया। समझ में आया मैंने क्या किया? मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो n क्यूब हो गया, इससे किया तो -2n स्क्वायर, और इससे किया तो -n स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस 2n हो गया। तो यहाँ तक आपका काम हो गया। अब क्या करते हैं कि -2n स्क्वायर -2n स्क्वायर देख लेते हैं। तो ये हो गया आपके पास n का क्यूब, ठीक है, -3n स्क्वायर हो गया, ठीक है, और फिर प्लस 2n हो गया, और ये इधर आ जाएगा तो -60 = 0 के बराबर है, ठीक है। यहाँ तक कोई मुझे उम्मीद है परेशानी नहीं हुई होगी। अब देखो 2 तरीके से किया जा सकता है ये काम, कि इधर मिडिल टर्म ब्रेक कर लो, ठीक है, इधर मिडिल टर्म ब्रेक कर लो, फिर इधर मिडिल टर्म ब्रेक कर लो, ऐसे कर लो, या फिर कैलकुलेटर से निकाल के सॉल्व कर लो। तो मुझे नहीं लगता कि कैलकुलेटर से सॉल्व करना पॉसिबल, मतलब मना होगा। देखो मैं फिर बता रहा हूँ, इस सवाल को कराने के लिए मैं बहुत सारे तरीके लगा सकता हूँ। मैं इस पर सिंथेटिक डिवीजन लगा सकता हूँ, मैं इसके ऊपर जो है वो मिडिल टर्म ब्रेक लगा सकता हूँ, मैं इसके ऊपर क्यूब का फार्मूला भी लगा सकता हूँ। मुझे 3-4 स्टेप्स आ रहे हैं, लेकिन वो बहुत बड़ा हो जाएगा। ये सवाल इतना बड़ा नहीं करना हमने। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम जो है वो क्यूब का फार्मूला यूज़ करेंगे। यूज़ क्वाड्रेटिक में भी एक क्यूब का फार्मूला होता है, तो वो यूज़ करेंगे, यूज़ फार्मूला। तो फार्मूला जब हम यूज़ करेंगे, यानी हम कैलकुलेटर से जवाब निकाल लेंगे इसका। अब कैलकुलेटर से मैं कैसे निकालेंगे, मैं तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। देखो ये दबाना, ये मोड का बटन दबाना, क्या दबाना, मोड का बटन दबाना। अच्छा, मोड के बटन दबाने के बाद ये 5 में इक्वेशन लिखा हुआ दिख रहा है, ये इक्वेशन का बटन दबाना। ये 4 पर लिखा हुआ दिख रहा है, a का क्यूब bx स्क्वायर, यानी क्यूब वाली इक्वेशन हो तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। अब 4 का बटन दबाना,
अब ये जो वैल्यूज़ दी हुए हैं ना ये पुट करो। अब n के आगे तो कुछ भी नहीं है यानी 1 होगा, ठीक है। साइन भी पुट होगा अगर माइनस का हो तो। अब -3 पुट करो, अब +2 पुट करो, 2 अगर प्लस में है तो सिर्फ 2 पुट करो, -60 पुट करो। तो एक वैल्यू आपके पास ये आ रही है, दूसरी ये आ रही है, यानी इसका सही जवाब 5 आना चाहिए था। अब देखो वैसे तो ये डायरेक्ट पता चल रहा है बगैर कैलकुलेटर के। अब देखो बाकी इमेजनरी आ रहा है, बाकी इमेजनरी आ रहा है। तो आपके पास जो वैल्यू आनी थी x की, यानी जो n की वैल्यू आनी थी, क्योंकि ये n लिखा है ना मैंने, तो जो n की वैल्यू आनी थी वो 5 आनी थी। ये आपका जवाब है। अब ये तो कैलकुलेटर से आ गया, लेकिन आपका सवाल होगा पेपर में क्या बगैर कैलकुलेटर के करें या नहीं। तो देखो कैलकुलेटर अलाउ है, सबसे पहले तो ये बात, सबसे पहले तो आपका जवाब मैंने ये दे दिया, क्योंकि सही बात है अगर मैं कुछ कर रहा हूँ तो उससे आप सवाल तो मुझसे करोगे ना, सर ये आप क्यों कर रहे हैं। पहला तो ये बात हो गई कि जब कैलकुलेटर मतलब पेपर में कैलकुलेटर अलाउ है तो कैलकुलेटर से कर सकते हो, ठीक है। एक पॉइंट तो ये आ गया कि कैलकुलेटर अलाउ है आपके पास। दूसरा पॉइंट ये आ गया कि भाई अगर मैं इसको मतलब खोलूँगा तो बहुत टाइम मुझे लग जाएगा करने में, स्टेप्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, टाइम भी कम होता है पेपर में। अभी भी आप देख लो अगर मैं इसे कैलकुलेटर के बगैर करूँगा ना तो मुझे कम से कम कुछ 4-6-7 मिनट और लगाने होंगे। इसको हो जाएगा, मुश्किल नहीं करेगा, लेकिन फिर भी मसला बनेगा। तो इस सबसे अच्छा ये है कि कैलकुलेटर लगा लेता है, ठीक है। लेकिन आप अपने टीचर से पूछ लेना भाई जिससे आप कर रहे हो। वैसे ये सवाल कभी कभार तो आ जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं आता, लेकिन कर सकते हो कैलकुलेटर से, कर सकते हो। मैं तो इजाज़त दे रहा हूँ, कर लेना, ठीक है। लेकिन फिर भी अपने टीचर से पूछ लेना भाई, कोचिंग वगैरह के, मेरी तरफ से अलाउ है। क्योंकि भाई मैं अगर कभी मुझे लग रहा होता है ना कि करना चाहिए या नहीं, तो मैं कह देता हूँ कि आप जो है वो देख लेना, ताकि ऐसा ना हो कि मेरी वजह से आपको कुछ मुश्किलात का सामना रहे, ठीक है। क्योंकि मेरा यही काम है कि आपको आसानी हो, मुश्किल ना हो भाई कभी, ठीक है। अब ये सवाल आ गया आपके पास, ये थोड़ा सा वाले को इतना मुश्किल बड़ा नहीं है। करना क्या है मैं बता देता हूँ। तो ये जो इन्होंने दिए हैं ना डॉट डॉट, इसका और कुछ मतलब नहीं है। इसका ये मतलब है कि 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू अगर करोगे ना तो 336 आ रहा है। तो यानी ये जो चीज़ है ना ये इसके बराबर है। अब आप बोलोगे सर यहाँ n लिखा हुआ है तो n की वैल्यू पता करनी होगी, मगर ऐसा कुछ नहीं है। n की वैल्यू नहीं पता करनी, यहाँ भी आपको r की वैल्यू ही पता करनी है, ठीक है। लेकिन अब उस n को ना यहाँ पर r कहा जा रहा है, उस r को यहाँ पर n कहा जा रहा है। मैं फिर बता रहा हूँ कि उस r को जो आपने पीछे पढ़ा है ना यहाँ पर n कहा जा रहा है। क्योंकि देखो n और r या b c ये सब हम अपनी तरफ से नाम दे रहे हैं, तो जहाँ पर जो ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे वो नाम रख लेते हैं। तो n अक्सर उसी चीज़ को हम ज़्यादातर कह रहे होते हैं जो हमें पता नहीं होती, या जो नंबर ऑफ थिंग्स होती है ना, तो इसीलिए यहाँ पर आपको r को n कह दिया इन्होंने। फॉर्मूला वही लगा के वही चीज़ें करके सॉल्व कर सकते हो। तो ज़रा इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख देता हूँ। 8p r आ रहा है ना, तो चलो इसको n ही लिख देता हूँ, और इसको सॉल्व करूँगा तो क्या आएगा 336। अब फार्मूला लगा दो, सोल्यूशन फार्मूला क्या है, फार्मूला परम्यूटेशन का कि n p r, अच्छा n देख लो कितना दिया हुआ है 8, याला n सेम नहीं है, अलग अलग है। 3 फार्मूला लगाओ कि 8 फार्मूला लगाएं पहले, n का फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r का फैक्टोरियल, ठीक है। n कितना गिवन है, देखो सबसे अच्छा काम पढ़ाना है मेरे हिसाब से, तो इसके अलावा और कोई अच्छा काम नहीं है। ये वाला n है, ठीक है, 8, और r n के बराबर दिया तो मैंने साइन कर दिया। n का फैक्टोरियल 8 का फैक्टोरियल, 8 का फैक्टोरियल n क्या दिया हुआ है, r क्या दिया हुआ है n। बस अब कोई मुश्किल परेशानी टेंशन घबराने वाली बात थी कोई ऐसी जिसमें आप लोग परेशान हो रहे थे। अब देखो क्या दिया हुआ है, n p 8p n क्या दिया हुआ है 336। हो सकता है कि शायद मेरी बात थोड़ी इतनी अच्छी समझ ना आती है, लेकिन मैं पूरी कोशिश तो करता हूँ भाई समझाने की, ठीक है। कभी कभार हो जाता है इंसान नहीं समझा पाता इतना अच्छी तरीके से, जितना अच्छी तरीके से वो समझा सकता है, पर कोई मसला नहीं है, टेंशन वाली बात नहीं होती। हाँ भाई करना क्या है, ये क्या लगा दिया यहाँ, कहाँ से फैक्टोरियल आ गया।
इसमें ना काफ़ी सोच सोच के करना पड़ता है। देखो ये यहाँ 8 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई हो रहा है ना, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा 3 3 6, ये हो गया आपके पास कितना 8 का फैक्टोरियल, यहाँ बच गया 1/8 माइनस 1 8 माइनस n का फैक्टोरियल। इसको ज़रा सॉल्व करो। देखो 336 डिवाइडेड बाय, बस डायरेक्ट कैलकुलेटर से कर लो 8 का फैक्टोरियल, ज़रूरत नहीं है कि वो आप पूरा पूरा खोल के उसे लिखो, ठीक है। तो ये 1/8 माइनस n और ये फैक्टोरियल आ गया, इधर उधर कर दो, इसको उधर ले जाओ। अब यहाँ से आगे बात समझ में आ रही है कि क्या होगा? शायद यहाँ से आगे आपको मुश्किल लग रहा हो, लेकिन ज़रा सोचो, कुछ ना कुछ तो होगा। कैंसिल करना आता है ना चीज़ों को। देखो मुझे पहले बताओ ये किस चीज़ का फैक्टोरियल है, मतलब ये किस चीज़ का फैक्टोरियल हो सकता है? 120। कैलकुलेटर से चेक कर लो, मसला थोड़ी ना है। 4 का फैक्टोरियल लेके देख लो, छोटा ही नंबर तो है। 5 का फैक्टोरियल लेके देख लो। अच्छा सर ये तो समझ में आ गया, 5 का फैक्टोरियल है, तो ये 120 5 का फैक्टोरियल है। 120 की जगह 5 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ भाई, बराबर चीज़ है ना। फैक्टोरियल से फैक्टोरियल खत्म। कोई गलत बात करी मैंने? नहीं ना, बस ख़त्म मत। 8 माइनस n और 5। भाई गलत बात करने से ये मुराद होता है कि कुछ गलत तो नहीं समझाया ना। तो 8 माइनस 5 इक्वल टू n। तो ये क्या आ रहा है आपके पास? ये आ रहा है आपके पास 8 माइनस 3, n इक्वल टू 3। अब ये n क्या है? ये r ही है, ठीक है। और हमेशा पॉजिटिव आएगा, ये भी कभी नेगेटिव नहीं आएगा। सारा कैलकुलेशन आपके सामने है, तो मुझे उम्मीद है बहुत आसान कर दिया था मैंने इसको समझाते समझाते, हो गया होगा आपके लिए, अच्छा सा समझ में आ गई होगी बात। अच्छा तो अब है हमारा सेम एज इट इज़ क्वेश्चन है, सेम, कोई मसले, कोई बड़ी कोई मुश्किल, कोई परेशानी, कोई टेंशन ही नहीं है। समझ में आ जाता है सर, हमें कर लेते हैं, फिर आप भी कर लीजिए इसको। चलो बस इतना है कि इसे रिमूव करना है ना। पार्ट 4। देखो ये सवालात नो डाउट बहुत टाइम लेते हैं, ये टाइम कंज्यूमिंग वाले क्वेश्चन है। ये वो क्विक क्वेश्चन नहीं है कि आपने बस जस्ट फार्मूला लगाया और इधर उधर किया आंसर, ऐसा नहीं है। इसमें थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है, तो आपने भी तहम्मुल के साथ, और देखो हर सवाल अलग 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 आ रहा है, तो और भी ज़्यादा टाइम जा रहा है। सिंपल क्या किया मैंने, 11 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 9, वो 10 बाद में लिख दिया, लेकिन ये इसी के बराबर है, तो 990, ठीक है। अच्छा अब सोल्यूशन की हेडिंग डलती है। सोल्यूशन की हेडिंग के बाद हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि n, सबसे पहले तो ये याद रखना है n, r को मैं n कह लूँगा, और ऊपर वाला n कौन सा 11 है। तो ये फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूले में आपको पता है कि p n r किसके बराबर होता है? n का फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल। n क्या गिवन है? देखो ये रहा, और ये r आपने बताना भी, n आपने पता भी करना, ये भी देख लो, ठीक है। तो ये 11 है, और r आपको n दिया हुआ है, तो उसको n बना दिया मैंने। और यहाँ पर 11 का फैक्टोरियल, क्योंकि 11 n 11 है, तो 11 माइनस n और ये फैक्टोरियल। अच्छा ये किस चीज़ के बराबर दिया हुआ है आपको? ये दिया हुआ है इन्होंने इस चीज़ के बराबर, और ये इस चीज़ के बराबर है। तो बेसिकली बात तो सही है ना ये, कि आपके पास ये 990 ही होगा, ठीक है। कोई मुश्किल परेशानी वाली बात तो नहीं ना, समझ में आ रही है ना? कोई भी स्टेप्स तरीके से फॉलो करके किया जा सकता है। तो ये क्या चीज़ है? ये इस चीज़ के बराबर है। तो पुट कर देते हैं कि 990 इक्वल टू 11 का फैक्टोरियल। अच्छा यहाँ आ गया 11 माइनस n का फैक्टोरियल। अच्छा 990 डिवाइडेड बाय 11 का फैक्ट, थोड़ा सा उधर चला गया। असल में ये मार्कर नया है, तो इसमें जो इंक है ना वो बड़ी स्टिकी होती है शुरू में। तो अब इसको ज़रा सॉल्व कर दो। ये बिल्कुल कैलकुलेटर से करना, इसको बगैर कैलकुलेटर से कोशिश नहीं करना, टाइम बहुत चला जाएगा। 990 डिवाइडेड बाय 11 का फैक्टोरियल, तो अब देखते हैं ये कैसे होगा। अब देखो ये बहुत बड़ा नंबर आ रहा है, लेकिन कोई मसले की परेशानी की बात नहीं है, अभी हल हो जाएगी ये परेशानी आपकी। आप सोच रहे हो सर इतना बड़ा नंबर आ रहा है कैसे होगा? कोई मसला नहीं है, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। उसको इधर ले जाओ, 11 माइनस 9, 11 माइनस n, 40320, ठीक है। बात समझ आ गई?
अच्छा देखो 40320 सबसे पहले चेक करते हैं किस नंबर का फैक्टोरियल लेंगे तो ये आ जाएगा। अब देखो 5 का तो हमें पता है बहुत छोटा आता है फैक्टोरियल, 7 का लेके चेक करना फैक्टोरियल, तो ये तो अभी भी छोटा आ रहा है, 8 कर लो इसे। तो देखो ये 8 का फैक्टोरियल है असल में, तो 8 का फैक्टोरियल, तो ये कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। मैं फिर कह रहा हूँ ये बड़े बड़े नंबर आ जाएंगे आपके सामने, बस आप 1 से लेके 10 20 तक कोई भी फैक्टोरियल लोगे ना तो पता चल जाएगा कि हाँ ये नंबर इस फैक्टोरियल के बराबर आता है। तो ये फैक्टोरियल से कैंसिल हुआ, तो 11 माइनस n इक्वल टू 8 आया। अच्छा 11 माइनस 8 हो गया और ये n हो गया, तो n इक्वल टू 3, ये भी 3 आ रहा है क्या? 3, ये भी 3 आ रहा है, दोनों जवाब 3 थे इसमें। और हाँ छोटे ही नंबर रखे जा रहे होते हैं अक्सर r की जगह पे। हाँ ये भी 3 है। अब इसका आखिरी क्वेश्चन करते हैं, मतलब आज की वीडियो का आखिरी नहीं होगा लेकिन ये इसका आखिरी होगा, इसका मुराद इसके सवालात का आखिरी क्वेश्चन। तो देखिए ये क्वेश्चन पेपर के लिए ना इम्पोर्टेंट भी है, इस तरह के क्वेश्चन पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं। इसमें कोई मुश्किल परेशानी वाली बात नहीं है, वही आपने फॉर्मूले अप्लाई करने जो आप करते आए हो। सबसे पहले तो देखो ये चीज़ आप पढ़ चुके हो कि ये इसका मतलब होता है रेशो, दो चीज़ों का रेशो ए बी। अगर ऐसे लिखा हुआ है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, ये आपको अच्छी तरीके से पता है। तो जब मुझे ऐसे लिख के दिया हुआ है कि यहाँ पर भी कुछ होगा, मैं यहाँ पर देख लेता हूँ क्या है, हाँ यहाँ पर 4 है। तो जब ये इन्होंने ऐसे लिख के दिया हुआ है ना n+2 और p, ये इधर सबस्क्रिप्ट में दिया हुआ है, ठीक है, सबस्क्रिप्ट यहाँ पर है, ये भी सबस्क्रिप्ट में 3 है और n+1 है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो? सोल्यूशन के मुताबिक इसको आप ऐसे लिख सकते हो n+2 p4, ठीक है, और डिवाइड में ले जाओ n+1 p और 3, ठीक है। अब 5 और 1, ठीक है, ये तो कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। अच्छा अब देखो P आपको पता है कि फॉर्मूला भी लिख देता हूँ ताकि वो आपके दिमाग में आ जाए कि फॉर्मूला यहाँ पर होता है n p r इक्वल टू n का फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल, ठीक है। अब इस फॉर्मूले को आपने जो है मतलब इस चीज़ को आपने ऐसा बनाना है और यहाँ पे पुट कर देना है। थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा लेकिन अभी आसान हो जाएगा, समझ में आ जाएगी बात के हो क्या रहा है, ठीक है। तो ज़रा इसको मैं बनाता हूँ, इसको ज़रा सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। तो पहले ऊपर वाली चीज़ बनाता हूँ फिर डिनोमिनेटर वाली चीज़, पहले न्यूमिनेटर फिर डिनोमिनेटर। तो n क्या दिया हुआ है मुझे, सबसे पहले तो ये देख लो, n जो है मुझे दिया हुआ है n+2 दिया हुआ है, और आप वहाँ पर n को ले जाके सॉल्व नहीं करिएगा, ठीक है, इसको ऐसे ही रखिएगा। और r आपको गिवन है 4, ये याद रखिएगा। अब ज़रा इस फॉर्मूले को बना लो, तो ये हो गया आपका, क्या हो गया, n+2 और p और ये 4 और ये हो गया n+2 और n+2 में फैक्टोरियल भी लगाना ज़रूर, ठीक है, फैक्टोरियल। अच्छा n क्या दिया हुआ है, n+2, ठीक है, n+2 हो गया और -4 हो गया, ठीक है। अब इसको डायरेक्ट चाहो तो यहाँ पुट कर दो, लेकिन एक स्टेप और सॉल्व हो रहा है तो एक स्टेप को ज़रा और सॉल्व कर लो। तो ये हो गया n+2 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-2 का फैक्टोरियल, ठीक है। बस इतना सा ये काम करना था। अब क्या करना है, अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कर सकते हो आप। अच्छा एक चीज़ ठीक कर लो कि ये फैक्टोरियल यहाँ से गायब है। अच्छा अब ये तो हो गया, अब लगे हाथ ना इस r को थोड़ा सा यहाँ लिख लो, 4 दिया हुआ है ना, अब लगे हाथ इस वाले पार्ट को भी सॉल्व कर लो और इसे इक्वेशन 1 कह लो। अलग अलग इसलिए कर रहा हूँ ताकि वो मिक्स ना हो जाए, मिक्स हो जाता है ना समझ नहीं आती बात। तो अब नीचे वाले पार्ट को भी सॉल्व कर लो, फॉर्मूला सेम रहेगा, फॉर्मूला सेम रहेगा कि n/r, ठीक है, n का फैक्टोरियल n-r और ये फैक्टोरियल। अच्छा n क्या दिया हुआ है यहाँ पे देख लो, n दिया हुआ है n+1 और r दिया हुआ है आपको 3, इधर पुट करो, तो n+1 3, तो n+1 का फैक्टोरियल और यहाँ पर आ गया आपके पास n+1 -3, ठीक है, फैक्टोरियल। क्यों, क्योंकि n की जगह आ गया n+1 और r की जगह आ गया 3, तो n+1 और ये क्या आ गया आपके पास n
प्लस 1 का फैक्टोरियल और n-2 का फैक्टोरियल। ठीक है, कोई मुश्किल, कोई परेशानी, टेंशन वाली कोई ऐसी बात नहीं थी, ये बिल्कुल आसान से होने वाले काम थे। ठीक है, अच्छा, अब इसको जो है वो मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं कि ये कैसे हमारे पास जो है वो हो सकता है। अब देखो, इसको लिखो कि पुट, अब इसको और इसको हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। पुट वैल्यूज इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो वैल्यूज को इक्वेशन 1 में जो है वो पुट कर देंगे। तो ये ज़रा पुट करो तो क्या आएगा, n+2 का फैक्टोरियल और n-2 का फैक्टोरियल। अच्छा, अब डिवाइड में आ जाएगा ये आपके पास, क्या आ जाएगा डिवाइड में, ये आ गया आपके पास डिवाइड में, हाँ अब ये वाला आ जाएगा n+1 का फैक्टोरियल और n-2 का फैक्टोरियल इक्वल टू 5 और ये 1। बस यहाँ तक तो बात समझ में आ गई है, बस ये चीज़ थोड़ी सी मुश्किल थी, अब बस सिंप्लीफाई करना है आपने। ठीक है, ये लो, अच्छा इसको ठीक कर लो, ये 2 है, मैंने गलती से 1 लिख दिया। अब इसको रेसिप्रोकल करते हैं और फिर सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पे रिमूव कर देते हैं, अब इसकी ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी, आगे बस सिंप्लीफाई होगा ये हमारा। अगला सवाल भी ऐसा ही है, वो भी मैं ऐसे ही कराऊंगा। इस तरह से पता है क्या, बहुत आसान हो जाएगा सवाल, अगर डायरेक्ट ऊपर ही फॉर्मूला डाल देता तो मुश्किल लगता। अच्छा, तो n+2 का फैक्टोरियल n-2 का फैक्टोरियल रेसिप्रोकल होकर क्या हो जाएगा, n-2 का फैक्टोरियल और n+1 का फैक्टोरियल। अब देखो रेसिप्रोकल कैसे हो रहा है, देखो n+2 का फैक्टोरियल n-2 का फैक्टोरियल तो एज इट इज आ गया। अब रेसिप्रोकल में आपको पता है क्या होता है कि डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर और न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर हो जाता है। तो n-2 का फैक्टोरियल ऊपर चला गया और n+1 का फैक्टोरियल नीचे आ गया और इक्वल टू 5। 1 उधर ले जाओ तो ख़त्म हो जाएगा, तो ये इससे ये कैंसिल हो गया। तो n-2 का फैक्टोरियल और n-1 का फैक्टोरियल लिखा हुआ है आपके पास। अच्छा, अब इसको देखो, लिखो n+2 का फैक्टोरियल और n+1 का फैक्टोरियल इक्वल टू 5। ठीक है, अब आप अच्छी तरीके से इस बात को जानते हो, तो देखो अब आगे क्या करेंगे। देखो मैंने आपके लिए सवाल बड़ा आसान कर दिया, वरना ये सवाल इतना आसान होता नहीं है, पता है, मतलब इसमें बड़ा वही ऊपर ऊपर वैल्यूज़ पुट कर दी जाती हैं, तो मैंने शुरू से स्टेप बता दिए हैं। अब देखो आपको अच्छी तरीके से पता है कि आपके पास 5 फैक्टोरियल होता है और नीचे 3 फैक्टोरियल होता है। तो आप क्या करते हो कि पहले 5 लिखते हो, फिर 4 लिखते हो, फिर 3 लिखते हो, यानी आप नंबर कम कराते जाते हो। जैसे जैसे जाते जाते हो पीछे की तरफ, आगे की तरफ, तो नंबर कम कराते रहते हो। तो यानी यहाँ भी ऐसे ही होगा कि समझ लो पहले आपने ये पूरा ऐसे लिख दिया n+2, अब इसमें से एक नंबर कम करा दोगे तो 2 - 1 करोगे ना, तो ये 1 और फैक्टोरियल यहाँ पर आ जाएगा आपका। अक्सर आप नंबरों पे करते हो तो ये चीज़ समझ आ रही होती है, लेकिन जब वही चीज़ n रख कर या कुछ वेरिएबल रख के करते हो तो मुश्किल होती है। तो ये बस प्रैक्टिस से सही हो जाएगा। तो ये कितना आ रहा है, ठीक है, तो ये आपका n = 3 आ रहा है, तो ये आपका फाइनल आंसर है। बुक में भी यही दिया हुआ है। ठीक है, तो आई होप अच्छा समझ में आ गया हो। अब इसका जो पार्ट 6 है ना, वो आसान है, वो मुश्किल नहीं है, तो वो कराता हूँ। तो देखिए अब जो अगला क्वेश्चन है आपके पास आ गया है सामने, बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे इससे पहले किया। सबसे पहले तो तरीका आपको पता है कैसे होगा कि n और p4 डिवाइड में n-1 p3 = 9/1, सिंपल बात। अच्छा, अब सबसे पहले सॉल्व करते हैं फॉर n और ये p4 के लिए। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास फॉर्मूले के मुताबिक। देखो बार बार अपना फॉर्मूला नहीं लिख रहा, फॉर्मूला आपको पता है, अगर चाहो तो लिख भी लो, कोई मसला नहीं है। चलो लिख लो भाई फॉर्मूला, ताकि किसी बच्चे को मुश्किल ना हो ना। पहले मैं ये सॉल्व कर रहा हूँ, फिर डिनोमिनेटर सॉल्व करूँगा। तो फॉर्मूला क्या होता है, NPR = n फैक्टोरियल n-r का फैक्टोरियल। अब n आइडेंटिफाई कर लो, n ही दिया हुआ है, r आपको 4 दिया हुआ है। ठीक है, अब द वैल्यू पुट करो ज़रा, तो ये आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास आ गया n आ गया, ये 4 आ गया, ये n का फैक्टोरियल रहा, ये आपके पास क्या रहा, n - 4 का फैक्टोरियल। अब क्या करूँगा मैं, ये n
P4 की जगह में क्या पुट कर दूंगा, n का फैक्टोरियल n-4 का फैक्टोरियल। ठीक है, अच्छा अब ज़रा दूसरा सवाल भी करते हैं, दूसरे सवाल की तरफ मूव करते हैं। तो फॉर, अब मैं क्या कर रहा हूँ, फॉर डिनोमिनेटर, यानी उसमें क्या दिया हुआ है आपको, n-1 और p और 3 ये दिया हुआ है। तो ज़रा इसमें वैल्यूज़ पुट करके चेक करते हैं। फार्मूला सेम रहेगा, फार्मूला लिख लो, वही फार्मूला रहेगा कि n-p4 इक्वल टू n का फैक्टोरियल n-r का फैक्टोरियल। तो n यहाँ पर आइडेंटिफाई कर लो, n दिया हुआ है n-1 और r दिया हुआ है आपको 3। ठीक है, तो ज़रा इसको पुट करते हैं। इसमें क्या आएगा आपके पास, n-1 आ गया और ये 3 आ गया, n-1 का फैक्टोरियल, याद रखना n पूरा रखना n-1 और यहाँ n-1 और -r का फैक्टोरियल। ठीक है, अब r भी आपको गिवन है तो r तो नहीं रखोगे, 3 रखोगे। ठीक है, अच्छा तो देखते हैं मज़ीद सिंप्लीफाई हो रहा है क्या, नहीं मज़ीद, हाँ मज़ीद सिंप्लीफाई हो रहा है ना। तो n-1 का फैक्टोरियल और ये हो गया आपके पास माइनस दिया हुआ है, अच्छा और पीछे प्लस था, तो ये आ गया n-4 का फैक्टोरियल। अब ये ऐसे आ गया। अब इनपुट इसको पुट कर दो इक्वेशन 1 में, समझ में आ रही नहीं होगी इक्वेशन 1, ये थोड़ी मुश्किल से लिखती है मैंने। देख रहे हैं, मैं जब उसको मिटाने की तरफ जा रहा हूँ ना, तो वो उसको क्या करता है कि पूरा वो बना देता है, ख़राब कर देता है, मैसी कर देता है। अच्छा तो पुट वैल्यूज़, जो वैल्यूज़ आई हैं वो इन इक्वेशन 1 में पुट कर दो। बेशक ये वैल्यूज़ तो नहीं है, लेकिन ये बराबर आनी है किसी न किसी चीज़ के। तो ये क्या आया आपके पास, ये देख लो, ये आ रहा है कि n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-4 का फैक्टोरियल। अच्छा डिवाइड में आपके पास क्या आ रहा है, डिवाइड में देखो ये आ रहा है n-1 और 3 फैक्टोरियल, मतलब P3, तो ये आ रहा है n-1 का फैक्टोरियल डिवाइड क्या आ रहा है, n-4 पे फैक्टोरियल इक्वल टू 9। अब मैं आगे पीछे नहीं जाऊंगा, इधर ही करा देता हूँ क्योंकि इधर बहुत जगह है, आराम से हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो रेसिप्रोकल करने की ज़रूरत है या डायरेक्ट कैंसिल कर सकता हूँ मैं, चलो कर देता हूँ, पहले रेसिप्रोकल कर रहा हूँ मैं। ठीक है, रेसिप्रोकल करूँगा तो इसको रेसिप्रोकल कर रहा हूँ, ठीक है, इस पूरी चीज़ को। तो n-4 का फैक्टोरियल ऊपर आ गया और n-1 का फैक्टोरियल नीचे आ गया इक्वल टू 9। तो ये देखो, ये इससे कैंसिल हो गया, n-1 और n-1 नीचे आ गया ना n। अच्छा अब देखो, अच्छी तरीके से आपको ये बात पता है कि अगर मुझे 5 का फैक्टोरियल दिया हुआ है तो मैं क्या करता हूँ, 5 × 4 का फैक्टोरियल, यानी आगे जाता रहता हूँ, नंबर कम करता रहता हूँ। तो देखो यहाँ भी सेम है, अगर n दिया हुआ है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, n × n-1 का फैक्टोरियल। अब 1 तक क्यों खोल रहा हूँ, क्योंकि नीचे मुझे n-1 ही दिया हुआ है, इसलिए 1 तक खोल रहा हूँ। ठीक है, और ये आया कहाँ से, n-1 ऊपर से, तो ये इससे कैंसिल हो गया, तो n = 9 का मुझे आंसर जवाब आया और बिल्कुल ठीक निकाला, बिल्कुल ठीक। देखा, मैंने कोई लंबे चौड़े फॉर्मूले नहीं खोले, बस आराम से छोटे छोटे स्टेप लगा के कर लिया। ये लो, ये एक और तरीका भी था इसका, वो बहुत बड़ा लंबा तरीका था, उसमें तो यकीन माने आप टेंशन में आ जाते, सर ये क्या कर रहे हैं आप उसमें ये करना था, लेकिन ऐसा कोई स्टेप नहीं कराया कि नंबर कम मिलेंगे, पूरे नंबर मिलेंगे। उसमें मैं ये करना था कि इसको पुट तो कर दिया था हमने, यहाँ पर करना था उसे कि इसको ऊपर डिवाइड में लिखकर इसके फॉर्मूले खोल देने थे, फिर इसको आगे सॉल्व करते रहना था, ये बहुत लंबा हो जाता। लेकिन ये सबसे अच्छा तरीका और आसान तरीका मैंने खुद करा दिया अपनी तरफ से। तो चलो ये समझ में आ गया, अब जो है वो देखते हैं आगे। ठीक है, तो स्टूडेंट अब आपके पास है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 एक जो है आपके पास एप्लीकेशन है परमुटेशन की, यानी जो परमुटेशन आपने सीख ली है अब उसे प्रैक्टिकल लाइफ में आप इस्तेमाल करोगे। और क्रिकेट तो आपको पता है कि पाकिस्तान में फेवरेट स्पोर्ट है, तो आई होप इससे अच्छी कोई एप्लीकेशन नहीं हो सकती थी यहाँ पर। देखो सवाल बहुत आसान है, बस आपने थोड़ा सा डेटा निकालना है। कहते क्या है, इन हाउ मैनी वेज, यानी
आप कितने तरीकों से डिफरेंट बैटिंग ऑर्डर्स आर पॉसिबल, कि कितने तरीकों से आप जो है वो 11 प्लेयर्स को, देखो 11 प्लेयर्स लिखा हुआ है, कितने तरीकों से आप 11 प्लेयर्स को बैटिंग करने के लिए भेज सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको पता है एक टीम में कितने प्लेयर होते हैं, यानी ये n की वैल्यू हो गई, ठीक है, 11 प्लेयर्स। भाई देखो n क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स या टोटल नंबर ऑफ थिंग्स जो आपको गिवन है। तो ये n तो आपके पास क्या हो गया, ये हो गया 11 प्लेयर्स। अब आप इन 11 प्लेयर से कितने ऑर्डर्स बना सकते हो ये आपने बताना है। अच्छा आर क्या है, आर भी 11 रखा जाएगा। उसकी वजह क्या है कि इन्होंने ये कहा है इन हाउ मेनी वेज बैटिंग ऑर्डर आर पॉसिबल, कि कितने वेज पॉसिबल हैं कि 11 जो प्लेयर हैं टीम के वो खेलने आए। यानी ऐसे हो जाएगा कि देखो पहले एक प्लेयर आ गया, जैसे कि चलो नाम रख लेते हैं, पहले जो है वो रिजवान आई थिंक है, रिजवान आ गया, फिर बाबर आ गया और फिर फ़खर आ गया, ठीक है, फ़खर आ गया। अच्छा या फिर ये भी हो सकता है कि पहले फ़खर आ गया, बाबर आ गया, फिर रिजवान खेलने आ गया, या शाहीन अफरीदी है वो सबसे पहले आ गया खेलने। तो इस तरह से बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, ऑर्डर मुख्तलिफ हो सकते हैं। तो अब आप सारे तरीके एक एक करके कैलकुलेट तो नहीं कर सकते, तो आपको फार्मूले की ज़रूरत है कि जिससे आप कैलकुलेट करो। बेसिकली ये यहाँ बस सिंपल कहूँ ना तो ये पूछ रहे हैं कि आपके पास 11 प्लेयर्स हैं, 11 प्लेयर्स में कितने ऑर्डर हो सकते हैं, कि कितने ऑर्डर बना सकते हो आप कि मुख्तलिफ प्लेयर्स खेलने आते रहें, और कभी कोई प्लेयर पहले खेलने आ जाए, कभी कोई प्लेयर बाद में चला जाए, इस तरह से ऑर्डर बदलता रहे, ऑर्डर फिक्स नहीं होना चाहिए। यानी ऐसा नहीं है कि हमेशा रिजवान और बाबर ही ओपन आ रहे हैं, ऑर्डर बदलता रहना चाहिए। अब आपको 11 प्लेयर्स के लिए ये काम करना है, तो फॉर्मूला आपके पास फिक्स रहेगा जो हम परमुटेशन का पढ़ चुके हैं। परमुटेशन बताता है कि आप कितने जो है उसके मतलब कितने नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट हो सकते हैं, ठीक है, कि ये जो मुख्तलिफ इस जो हमारे प्लेयर्स हैं वो खेलने आ सकें, कि पहले कभी कोई आ जाए, फिर कभी कोई आ जाए, कभी कोई बीच में खेलने आ जाए, कभी कोई आखिर में खेलने आ जाए। तो फॉर्मूला क्या है, पी एन और ये आर होता है, आर और ये एन। अच्छा तो एन 11 है, पी भी 11 है, ये मैंने आपको ऊपर बता दिया। तो फार्मूला क्या बनेगा, एन का फैक्टोरियल और एन माइनस आर का फैक्टोरियल। अच्छा तो एन क्या है 11 और एन माइनस 11, ठीक है, 11 माइनस 11, तो 11 का फैक्टोरियल। तो देखो ये 0 का फैक्टोरियल, अब मैंने आपको पढ़ाया था कि 0 का फैक्टोरियल 1 के बराबर होता है। अब बस आपने अगर किसी चीज़ का फैक्टोरियल लेना है तो बस वो 11 का फैक्टोरियल लेना है। अब हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं कि 11 का फैक्टोरियल एक बहुत बड़ा नंबर जो है वो हमारे पास आएगा। ज़रा यहाँ देखो 11 का फैक्टोरियल, तो ये बहुत बड़ा नंबर आ रहा है। तो ये 11 का फैक्टोरियल 3991680, ये इतने नंबर ऑफ वेस आ रहा है, ठीक है, तो बहुत बड़ा नंबर आ रहा है ये। तो देख लेते हैं सही निकाला है या गलत निकाला है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, हाँ 3991680। अच्छा अब इसका जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 भी करते हैं। तो स्टूडेंट अब आपके पास है आपका क्वेश्चन नंबर 4। देखो इसको ना समझने की कोशिश करना, ये बहुत आसानी से समझ में आएगा आपको। कहते क्या है, इन हाउ मैनी वेज कैन टू इंग्लिश बुक्स। अच्छा सबसे पहले तो सवाल में से डेटा निकालते हैं, उसके बाद समझ लेते हैं। कह रहे हैं कि कितने तरीकों से, यानी कितने तरीकों से आप बुक्स को अरेंज कर सकते हो। अब आपके पास बुक्स कितनी है ये समझो। इंग्लिश की बुक कितनी है मेरे पास, मैं इंग्लिश के लिए सिर्फ ई लिख रहा हूँ, या चाहो तो पूरा ही लिख लो, चलो ENGLI। इंग्लिश बुक्स कितनी है आपके पास, इंग्लिश की बुक्स हैं आपके पास सिर्फ दो बुक्स हैं, ठीक है, इंग्लिश बुक्स हैं आपके पास सिर्फ 2 बुक्स हैं, इंग्लिश के बुक्स हैं आपके पास सिर्फ 2 बुक्स हैं, ठीक है। अच्छा उसके बाद 4 फिजिक्स की बुक है आपके पास, फिजिक्स की बुक कितनी है आपके पास, 4 है, ठीक है। उसके बाद आपके पास केमिस्ट्री की भी बुक है, हाँ केमिस्ट्री की भी बुक दी हुई है, 3 केमिस्ट्री की बुक हैं, तो यहाँ लिख लेते हैं केमिस्ट्री, ठीक है। केमिस्ट्री की बुक्स कितनी है आपके पास, 3 है। अब ये क्या कहते हैं इधर
इन हाउ मेनी वेज कैन 2 इंग्लिश की बुक, 2 इंग्लिश की बुक है आपके पास, 3 केमिस्ट्री की बुक है आपके पास, 4 फिजिक्स की बुक है आपके पास, आप उन्हें कितने तरीकों से अरेंज करके रख सकते हो। बी अरेंज ऑन अ शेल्फ, शेल्फ के अंदर, समझ लो ये शेल्फ है आपका, ठीक है। इस शेल्फ के अंदर 3 बुक आपकी आनी चाहिए इंग्लिश की, सॉरी 2 बुक आपकी आनी चाहिए इंग्लिश की, ये इंग्लिश हो गया, और 3 बुक होनी चाहिए आपकी, 3 बुक्स होनी चाहिए आपकी केमिस्ट्री की, और 4 बुक्स होनी चाहिए आपकी, 4 बुक्स होनी चाहिए आपकी, ये एक बुक हो गई, ठीक है, ये एक बुक, दूसरी, तीसरी, ये बुक्स बना रहा हूँ, ठीक है, मैं ये केमिस्ट्री हो गई, ये फिजिक्स हो गई। लेकिन एक इन्होंने बात कही है कि ऑफ सेम सब्जेक्ट बुक्स आर टुगेदर, मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते कि इंग्लिश की बुक को यहाँ से उठा के यहाँ रख दो, नहीं, इंग्लिश की बुक हमेशा इंग्लिश की बुक के साथ ही रहनी चाहिए, तीनों केमिस्ट्री की बुक साथ ही होनी चाहिए, चारों फिजिक्स की बुक साथ ही होनी चाहिए। हाँ, ऑर्डर चेंज हो सकता है, ऐसा कर सकते हो कि पहले ये वाली बुक रख दो, बुक 2 रख दो, ये वाली बुक रख दो पहले, और उसके बाद फिर ये वाली बुक रख दो, ऐसा कर सकते हो। लेकिन इंग्लिश की बुक को बीच में कहीं नहीं डाल सकते, इंग्लिश की बुक इंग्लिश के पास रहनी चाहिए, केमिस्ट्री की केमिस्ट्री के पास, फिजिक्स की फिजिक्स के पास। तो इन्होंने कहा कि कितने तरीकों से आप इन बुक्स को अरेंज करके रख सकते हो। तो सिंपल फैक्टोरियल पता करना है आपने। फैक्टोरियल मैंने पढ़ाया था ना, फैक्टोरियल आपको बताता है कि अगर आपके पास ए बी सी है तो इसको आप कितने तरीकों से लिख सकते हो। आप लिख सकते हो बी ए सी, उसके अलावा आप इसको लिख सकते हो सी ए बी, उसके अलावा इसको और बहुत सारे तरीके से लिख सकते हो। तो 3 का सिंपल फैक्टोरियल ले लो, आपको पता चल जाएगा कितने तरीकों से आप इसे लिख सकते हो। 6 तरीकों से आप इसे लिख सकते हो। जैसे कि एक तरीका ये भी हो सकता है कि बी ए सी, एक ये भी हो सकता है कि सी बी ए, इस तरह 2 और तरीके होंगे। तो आपने बस ये ध्यान रखना है कि मतलब सेम बुक सेम रहनी चाहिए। तो अब आओ इधर करते कैसे हैं। अच्छा, तो एक और चीज़ बनेगी बुक्स अरेंजमेंट, ठीक है, बुक्स अरेंजमेंट में एक और चीज़ होगी बुक्स, यानी देखो ये जो आपके पास बुक्स है ना, बुक्स अरेंजमेंट, ये क्या होगा सर मैं बताता हूँ। अरे बुक्स ग्रुप, GROUP, बुक्स ग्रुप अरेंजमेंट, बुक्स ग्रुप अरेंजमेंट। अब मैंने ये क्यों लिखा ये समझो। देखो इन्होंने ये कहा है कि बुक्स एक साथ रहनी चाहिए, इंग्लिश की इंग्लिश के साथ, केमिस्ट्री की केमिस्ट्री के साथ, फिजिक्स की फिजिक्स के साथ। लेकिन आप ऐसे भी तो कर सकते हो कि पहले इंग्लिश की रख ली, फिर फिजिक्स की रख ली, फिर केमिस्ट्री की। तो आप ग्रुप्स को भी आगे पीछे कर सकते हो, इंग्लिश की बुक का ग्रुप आगे पीछे कर सकते हो, फिजिक्स की बुक का ग्रुप भी आगे पीछे कर सकते हो। तो इसलिए मैंने लिखा है यहाँ बुक्स ग्रुप अरेंजमेंट, यानी बुक्स के ग्रुप को भी आप आगे पीछे कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी याद रखना है। तो अब आ जाओ करते हैं। अब सिंपल हमने क्या करना है कि अगर हमने इसमें अरेंजमेंट पता करनी है, यानी टोटल नंबर ऑफ वेज पता करना है, टोटल नंबर ऑफ वेज या टोटल वेज पता करने हैं, तो हमने क्या करना होगा, 2 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 3 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 4 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 3 का फैक्टोरियल। तो ये करना होगा। अब ऐसा क्यों, देखो खुद बात समझ में आ रही है कि आप 2 बुक्स को तो सिर्फ 2 ही तरीकों से अरेंज कर सकते हो कि पहले एक बुक रख ली फिर दूसरी बुक रख ली, उसके अलावा और कोई तरीका बचेगा नहीं, ठीक है। लेकिन सी की बुक्स को आप 6 तरीके से अरेंज कर सकते हो, और जो 4 की बुक्स हैं तो इसे तो आप और ज़्यादा तरीक़ों से अरेंज कर सकते हो। तो इसलिए इन सबको आप मल्टीप्लाई करके आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो आपको टोटल नंबर ऑफ वेज मिल जाएंगे। तो ये ज़रा कर लेते हैं, बस इसमें डेटा समझाना था, बाकी तो आसान था। अगर ये आपने समझ लिया है तो मुझे नहीं लगता कि अब आपके लिए ये कभी मुश्किल रहेगा। थोड़ा सा मैं इसे ठीक कर देता हूँ, ठीक है। तो ये आ रहा है आपका जवाब 1728, ये पुरानी बुक में भी शामिल था ये चीज़, ठीक है। 1728 यही इसका जवाब दिया हुआ है। तो ये आपका यहाँ पर जवाब कंप्लीट हो गया। समझ में आ गई ना बात, बस डेटा को सही समझ लेना। अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। तो स्टूडेंट अब आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इजी सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है। बस इसमें जो है वो 2 अरेंजमेंट आपको पता करने हैं। एक तो आपको ये पूरा जो वर्ड है मैट्रिक्स, इसको उठा के पता करना है, ठीक है, मैट्रिक्स।
कि आप मैट्रिक्स को कितने तरीके से लिख सकते हो। मतलब आपके पास ये 6 लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6 हो गया, ठीक है। तो कितने तरीकों से आप इस वर्ड मैट्रिक्स को लिख सकते हो, मतलब कितने तरीकों, देखो हमेशा वर्ड मैट्रिक्स नहीं बनेगा। आपके पास ये जो अल्फ़ाबेट्स है ना ये सेम रहेंगे, बस ये आगे पीछे आते जाएंगे। जैसे कभी ये हो जाएगा AMTRIX, ये एक तरीका हो गया। इसी तरीके से बहुत सारे तरीके होंगे। तो आपने वो नंबर ऑफ वेज पता करने कि कितने तरीकों से, यानी कितने वर्ड्स आप बना सकते हो इन 6 लेटर को यूज़ करके। अगर मैं सिंपल कहूँ, वैसे तो मुझे ये बात शुरू में कह देनी चाहिए थी, यहाँ पर थोड़ी मेरी भी जो है वो कमियाँ हैं कि मुझे ये बात कहनी चाहिए थी कि कितने जो हैं वो आप वर्ड बना सकते हो ये 6 लेटर्स को यूज़ करके। अब आपको करना क्या है, हर बार आप लेटर की जगह बदलते रहोगे। और एक चीज़ याद रखना है कि अगर एक बार ये वर्ड बन गया ना, तो अब ये वर्ड दोबारा नहीं बनना चाहिए। अगर दोबारा बना तो काउंट नहीं होगा, अब नया वर्ड बनना चाहिए। जैसे अगर दूसरा तरीका देखूं मैं, तो MTARIX, देख रहे हो ये वर्ड भी अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है, अलग अलग वर्ड है। तो आपने इतनी नंबर ऑफ वेज बताने हैं कि टोटल कितने नंबर ऑफ वेज होंगे हमारे पास कि हम इन 6 लेटरों से जो है वो मुख्तलिफ वर्ड्स बनाते रहेंगे। बस अगर बेसिक कहूँ सिंपल वर्डों में, तो वो ये पूछ रहे हैं कि आपके पास 6 लेटर्स हैं, 6 लेटर्स से आप कितने वर्ड्स बना सकते हो, ये आपने बताना है। तो आप क्या करोगे, सिंपल 6 का फैक्टोरियल मारोगे, ठीक है, 6 का फैक्टोरियल ले लोगे। तो 6 का फैक्टोरियल अगर मैं लेता हूँ तो 720 वर्ड्स बना सकता हूँ, यानी 720 तरीके से मैं अरेंजमेंट कर सकता हूँ इन वर्ड्स की। अरेंजमेंट क्या होता है कि जगहों पे रखना चीज़ों को, ठीक है। तो आप मुख्तलिफ जगहों पे रख सकते हो, यानी कभी X को आगे ले जाओगे, कभी I को आगे, कभी R को, कभी T को, इस तरह होता रहेगा। तो 720 words can be made, बनाए जा सकते हैं by using 6 letters, LETTERS letters, ठीक है। ये तो पहला पार्ट हो गया, ये पार्ट ए था, ठीक है। अब आपके पास इसी तरह से पार्ट बी भी होगा, ठीक है। इसी तरह से अब आपके पास पार्ट बी है। पार्ट बी में कहता है ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इफ ईच ऑफ देम स्टार्टिंग विथ आर। अब आपने क्या करना है कि आर आपका फिक्स हो गया है, ये फिक्स हो गया है, ये अपनी पोजीशन को बदल नहीं सकता, ठीक है। अब आप कितने वर्ड्स बना सकते हो, मतलब जो भी वर्ड बनेगा ना उसमें आर हमेशा आगे रहेगा। जैसे कि मैं लिख देता हूँ कि MATIX 1 2 3 4 5 6, ये एक वर्ड हो गया। इसी तरह से आर हमेशा पहली पोजीशन पे आएगा। इफ ईच ऑफ देम स्टार्ट विथ आर, यानी हर वर्ड आर से स्टार्ट होना चाहिए। तो TMAIX 1 2 3 4 5 6, तो यानी आपने क्या देखा कि सिर्फ ये वाले वर्ड्स अपनी लोकेशन को चेंज कर रहे हैं, बाकी ये वाले लेटर सिर्फ अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं। ये वाला लेटर फिक्स हो गया, तो यानी 5 का फैक्टोरियल होना चाहिए, समझ रहे हो ना, 5 का फैक्टोरियल। तो 5 का फैक्टोरियल कर लो, तो 5 का फैक्टोरियल सबको पता 120 आता है, तो 120। तो एक छोटी सी वो लिख लो, वर्डिंग लिख लो कि 120 वर्ड्स कैन बी मेड, बनाए जा सकते हैं बाय यूजिंग 5 लेटर्स। और ये भी लिख लो, अगर R इज इन फर्स्ट पोजीशन, ठीक है, ये लिख लो। ये ऐसे इसका जवाब आ गया, समझ गए ना। मैंने इसकी वो भी बता दी, पीछे के कॉन्सेप्ट भी बता दिए और
बाकी चीज़ें भी आपके सामने एक्सप्लेन कर दी ताकि आपको अच्छा सा एक्सप्लेन हो जाए कि ये करा क्या मैंने काम। चलो अब इसका जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। बाकी हमारे 2 क्वेश्चंस तो इधर हो गए। तो अब यहाँ पर आपके पास जो क्वेश्चन आया ना, क्वेश्चन नंबर 6, ये परमुटेशन का है। परमुटेशन की एग्जाम्पल है, सॉरी एप्लीकेशन है। एग्जाम्पल भी ठीक है लेकिन एप्लीकेशन ज़्यादा अच्छा वर्ड है। कहते क्या है, सिंपल बात करते हैं, कोई गलत बात नहीं करते, हमेशा अच्छी बात करते हैं। कहते क्या है, हाउ मैनी सिग्नल, समझ लो आपके पास 8 फ्लैग है, 8 मुख्तलिफ फ्लैग हैं। ये फ्लैग बना रहा हूँ, ठीक है, चलो थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं। आपके पास 8 मुख्तलिफ फ्लैग हैं। ये एक हो गया फ्लैग 1, ये हो गया एक फ्लैग 2। देखो जो मैं जिस तरह समझा रहा हूँ ना, अगर कोशिश करोगे ना इस तरह समझने की, यकीन मानो ये हमेशा बात याद रहेगी। ये फ्लैग 3, ये फ्लैग 4 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये फ्लैग 7 हो गया, ये फ्लैग 8 हो गया, ठीक है, फ्लैग 8 हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ फ्लैग कितने, 8 है। यानी n की वैल्यू तो मुझे पता चल गई कि 8 है। कहते हैं आप इन 8 फ्लैग की मदद से कितने सिग्नल दे सकते हो। सिग्नल मतलब ये है कि अगर किसी मतलब कुछ लोगों ने ये फ्लैग्स उठाए हुए हों तो हम समझ जाएंगे कि ये जो लोग हैं ये सिग्नल देना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल किसी ने अगर इस तरह से फ्लैग उठाए हुए 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके अरेंजमेंट इस तरह की है, तो मैं दूर से देखकर ये समझूंगा कि शायद वो हेल्प मांग रहे हैं, इसका ये मतलब होगा। अगर किसी ने पहले 2 उठाया हुआ है, फिर 1 3 4 5 6, इसका मतलब ये है कि वो बहुत खुश हैं। इस तरह से सिग्नल आ रहे होंगे हमें। अब वो सिग्नल फिक्स कर दिए गए होंगे कि अगर ये वाला फ्लैग पहले हो तो इसका मतलब ये है, इस तरह से। लेकिन एक बात उन्होंने कही है, उन्होंने कहा है कि आप सिर्फ 5 फ्लैग ही एट अ टाइम यूज़ कर सकते हो। देखो आर का मतलब क्या होता है कि आप कितने नंबर ऑफ एलिमेंट यूज़ कर सकते हो उसमें से, और उससे फिर अरेंजमेंट बना सकते हो। अब उसमें से क्या, आर का मतलब ये होता है कि आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट दिए हुए थे ना, उनमें से आप कितने नंबर यूज़ कर सकते हो एट अ टाइम ऑर्डर बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ कह रहे हैं कि सिर्फ 5 फ्लैग्स, यानी सिर्फ आप 5 फ्लैग्स इस्तेमाल कर सकते हो। ये एक फ्लैग, दूसरा, ये पोजीशन बना रहा हूँ मैं, तीसरा, चौथा, पांचवा, आप सिर्फ ये 5 फ्लैग्स यूज़ कर सकते हो एट अ टाइम। 8 एक साथ नहीं यूज़ कर सकते। अब 5 आप कोई भी रख लो 8 में से, 1 2 3 4 5 रख लो, या फिर 2 3 4 5 6 रख लो। तो आर, अब आर हमेशा याद रखना, आर क्या होता है कि एट अ टाइम आप कितने जो एलिमेंट्स है वो ले सकते हो और उनको मुख्तलिफ तरीके से अरेंज कर सकते हो, ठीक है। बेशक यूज़ तो सारे कर सकते हो, लेकिन एक टाइम में 8, एक टाइम में सिर्फ 5 ले सकते हो। इसको ऐसे समझ लो कि आपकी अम्मी जो है आपके लिए 10 बिस्किट खरीद के लाएं, मगर उन्होंने आपसे ये कहा कि आप सिर्फ 2 बिस्किट खा सकते हो एक टाइम में। थे तो आपके पास 8, लेकिन आप उसको सिर्फ 2 यूज़ कर सकते हो। अब आप देख लो पहले 2 कौन से खाने, आपकी मर्ज़ी। तो ये आर आ गया आपके पास। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला बड़ा सिंपल। फॉर्मूला क्या है आपके पास, पी आर और 5, सॉरी एन, तो ये होता है एन का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर का फैक्टोरियल, होल पे फैक्टोरियल, ठीक है, याद रखना। अच्छा अब बाकी इधर काम कर लेते हैं। तो यहाँ मेरे पास क्या आ गया, यहाँ मेरे पास 8 आ गया, ठीक है, यहाँ मेरे पास 5 आ गया, यहाँ मेरे पास 8 का फैक्टोरियल आ गया, यहाँ मेरे पास 8 आ गया, यहाँ 5 आ गया और ये इसका फैक्टोरियल आ गया। अब इसको मैं एज इट इज़ कर सकता हूँ। तो 8 का 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई, बल्कि तो बहुत पीछे तक खोलना पड़ जाएगा, चलो पहले इसको माइनस करके लिख लेते हैं कि ये हमारे पास आ रहा है 3 का फैक्टोरियल। हाँ तो 3 तक हमें इसे खोलना होगा पीछे की तरफ। तो 6 का फैक्टोरियल, 5 का फैक्टोरियल, यानी 5 4 और 3 का फैक्टोरियल, ठीक है, 8 7 6 5 4 3, ठीक है, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब बस जो बच गए हैं उन्हें आप मल्टीप्लाई करके लिख लो। ये बगैर कैलकुलेटर के भी मैंने सिखा दिया, वैसे तो कैलकुलेटर में डाल सकते थे सिंपल, लेकिन अच्छा बगैर कैलकुलेटर के आ जाए। तो 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4, तो ये आ रहा है आपके पास, ये आपके पास क्या जवाब आ रहा है, 6720, 6720। आप लोगों को पता है ना मैंने उल्टा क्यों खोला, क्योंकि अगर मैं ऐसे खोलता 1 2 3 खोलता तो 3 से 3 तो कैंसिल हो जाता फैक्टोरियल से, लेकिन फिर आप 4 फैक्टोरियल बच जाता, तो यानी आप क्या फिर आगे 1 से दोबारा गिनते फैक्टोरियल,
ठीक है, ये मैं बता चुका हूँ ये बात बहुत डिटेल में। तो ये हमारा इसका जवाब था कि आप 6720 सिग्नल दे सकते हो इन सारे फ्लैग को यूज़ करके। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो स्टूडेंट ये वाला जो सवाल है बड़ा मशहूर सवाल है, कॉइन को आपने टॉस करना है। अच्छा देखो, ये वो वाला कॉइन लिया जा रहा है, ये वो हम अपना पाकिस्तानी कॉइन नहीं ले रहे हैं, ठीक है, ये हम वाला कॉइन ले रहे हैं जो हेड, जिसमें एक होता है हेड या एक होता है उसमें टेल होता है, ठीक है। तो एक क्या होता है हेड, HEAD, हेड हो गया। चलो छोटा सा बना है काफ़ी, तो बड़ा बना देता है। देखो एक हो गया आपके पास HEAD, हेड हो गया, और एक आपके पास क्या हो गया TAIL, टेल। अब देखो ये अगर क्रिकेट देखी होगी तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि वो कहते हैं ना हेड या टेल, तो वो एकदम से बोलता है हेड चाहिए मुझे, ठीक है। तो ये उसी की बात हो रही है। अच्छा, तो अब ये कहते क्या है, अब फेयर कॉइन। अब फेयर कॉइन समझ लो क्या होता है। फेयर कॉइन एक ऐसा कॉइन होता है कि जिसको आप उछालो, मतलब वैसे मैं बता दूं, इसको ज़रा सही से समझना। फेयर कॉइन एक ऐसा कॉइन होता है जिसको आप उछालो तो एक बार उसमें हेड आएगा और एक बार उसमें टेल आ जाएगा, जबकि हकीकत में ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये थ्योरेटिकल है, ठीक है। ये लिख लो, थ्योरेटिकल, ठीक है। अब इसे थ्योरेटिकल कहने की क्या वजह है भाई? देखो, इसको थ्योरेटिकल कहने की ये वजह है कि जब आप अगर सिक्का उछालते हो ना, तो हमेशा ऐसा नहीं होगा कि एक बार हेड एक बार टेल आए, उसमें ऐसा भी हो सकता है कि उसमें दोनों बार टेल आ जाए। तो जब भी इसे कहा जाता है कि ये एक थ्योरेटिकल है, ठीक है। इसकी स्पेलिंग ठीक कर लो, यहाँ ई आता है, ठीक है, थ्योरेटिकल में। तो समझ में आ गया ना, थ्योरेटिकल कॉइन है ये, यानी इसे जब भी उछालोगे ना 2 टाइम, तो एक बार हेड आ जाएगा एक बार टेल आ जाएगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि दोनों बार हेड आ जाएगा ये दोनों बार टेल आ जाएगा, ऐसा नहीं होता इसमें, ठीक है। जब इसकी प्रोबेबिलिटी होती है 0.5%। अच्छा, अब कहते क्या है, अ फेयर कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स। अब उसी सिक्के को आपने 3 टाइम उछालना है, यानी पहले उछाल दो, तो आप एक बार उछाल ले हो तो क्या आ रहा है, या तो हेड या तो टेल, ठीक है। तो ये 2 आउटकम हो गए। देखो एक सिक्के में 2 आउटकम होते हैं, या तो हेड या तो टेल, तो इसीलिए एक टाइम उछालोगे तो क्या आ जाएगा, या तो हेड या तो टेल। अच्छा, 3 टाइम उछालना है तो दूसरी टाइम उछालोगे तो भी क्या आएगा, या तो हेड या तो टेल, और तीसरी टाइम उछालोगे तो भी क्या आएगा, या तो हेड या तो टेल। तो टोटल आउटकम आपके पास 8 आएंगे, 8। अब ये तो जवाब हो गया। ये कह रहा है हाउ मेनी आउटकम आर पॉसिबल, तो 8 आउटकम्स पॉसिबल है, ठीक है, ये आउटकम है। तो 8 आउटकम्स पॉसिबल है, 8 आउटकम्स आर पॉसिबल। लेकिन अब सवाल यहाँ ख़त्म नहीं होता, ये सवाल आगे भी चलेगा। फाइंड बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल। फंडामेंटल प्रिंसिपल यानी इस कॉइन को उछालने के एक प्रिंसिपल है हमारे पास कि अगर आप इसे उछालोगे तो एक टाइम हेड या टेल आ जाएगा, तो ऐसा है। और इसकी प्रोबेबिलिटी होती है 0.5%, 0.5% या 1/2%, ठीक है, ये याद रखना। अच्छा, एंड इलस्ट्रेट यूजिंग ट्री डायग्राम। अब ट्री डायग्राम भी बनानी है, तो वो आसान है, मुश्किल नहीं, मैं बता देता हूँ। देखो, जब आप सिक्के को उछालोगे या तो हेड आएगा, ठीक है, एक सिक्का है ना, एक बार फ्लिप कर रहे हो, या तो टेल आएगा। अब ये कब हुआ, जब आपने फर्स्ट फ्लिप किया, यहाँ लिख रहा हूँ फर्स्ट फ्लिप कह लो या फर्स्ट टॉस कह लो, ठीक है, ताकि आपके लिए आसान हो जाए। टॉस, ठीक है, फर्स्ट टॉस पे ऐसा हुआ। अब आपने दोबारा सिक्का उछाला तो क्या आएगा, या तो हेड या तो टेल, यहाँ भी ऐसे ही होगा, या तो हेड या तो टेल। ये हो गया आपका सेकंड टॉस हो गया। अब आपने तीसरी बार फिर सिक्का उछाला, या तो हेड या तो टेल, या तो हेड या तो टेल, ठीक है, या तो हेड या तो टेल, या तो हेड या तो टेल। तो ये आपका इसका ट्री डायग्राम हो गई। ये हमारे पास क्या है, इसकी ट्री डायग्राम, DIAGRA, ट्री डायग्राम। तो बात समझ में आ गई ना कैसे हो रहा है। अब ट्री डायग्राम लिख लिए तो पॉसिबिलिटी भी लिख लो, हेड हेड हेड, ठीक है, ऐसे लिख लो, सीधा सीधा लिख लो, हेड हेड हेड, टेल टेल टेल, ऐसे ही करके लिख लो, ठीक है। अब ये जगह थोड़ी कम है तो ऐसे लिख दूँ सीधा सीधा, हेड हेड हेड, लेकिन ऐसे ऐसे लिखना ठीक नहीं होगा,
तो एक और तरीके से भी इस ट्री डायग्राम को बनाया जा सकता है कि यूं करके अगर मैं इसके ट्री डायग्राम बना दूं। चलो इसकी ट्री डायग्राम मैं फिर से बना देता हूं ताकि आपको और अच्छी समझ में आ जाए। तो ये सेकंड टॉस हो गया, ये थर्ड टॉस हो गया, थर्ड टॉस हो गया, ठीक है। अच्छा, अब इसी ट्री डायग्राम को ना हॉरिजॉन्टली बनाते हैं, ये तो वर्टिकली बनाया ना, अब इसी को हॉरिजॉन्टली बनाते हैं, सेम बनेगी, ठीक है। इस तरह भी समझ लो, उस तरह भी समझ लो ताकि और आसान समझ में आ जाए। अच्छा देखो, एक बार सिक्का उछालोगे क्या आएगा आपके पास? फर्स्ट फ्लिप या फर्स्ट टॉस कह लो। फ्लिप मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उछालने को फ्लिप कहा जा रहा होता है, यानी उछाल, आप सिक्का उछाल लो ना, इसलिए। तो फर्स्ट फ्लिप, तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, ठीक है। ये पहले फ्लिप में हुआ। सेकंड टाइम करोगे तो क्या होगा? सेकंड टाइम में भी सेम चीज़ होगी, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, हेड आएगा या तो टेल आएगा, वही चीज़ है जो मैंने अभी सीधा करके लिखा था, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। अब आपने थर्ड टाइम भी कर दिया, थर्ड टाइम, थर्ड फ्लिप, ठीक है। अब फिर जगह नहीं है चलो इधर ऐसे करके लिख लेते हैं, बल्कि काम करो ना, थोड़ा सा ऐसे आगे बढ़ा लो, थोड़ा सा ऐसे आगे बढ़ा लो, ऐसे ऐसे कर लो। या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, ठीक है। अब इधर भी ऐसी है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा जब तीसरी टाइम फ्लिप कर रहे हो। और जब यहाँ पे करोगे तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई? या तो हेड आ रहा है या तो टेल आ रहा है। अच्छा, तो हेड 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 हेड, तो क्या आ रहा है? हेड हेड और हेड, ठीक है। हेड हेड टेल, हेड हेड और टेल, देखो कोई रटने वाली चीज़ नहीं है। हेड टेल हेड, हेड टेल हेड, ठीक है। अब तीसरे चौथे आउटकम में देखो क्या आ रहा है? हेड टेल टेल, हेड टेल टेल, इधर देखो हेड और टेल, हेड हेड हेड, टेल हेड हेड, ये देखो टेल हेड टेल, टेल हेड टेल, देखो यहाँ देखो टेल टेल हेड, टेल टेल हेड, देखो टेल टेल हेड, और देखो टेल टेल टेल, टेल टेल टेल। आपने क्या कहा था कि 8 आउटकम आने चाहिए, यहाँ कहा था ना, देखो यहाँ भी 8 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ये इसका जवाब था। अब आपके सामने देखो कितना सिंपल इसका जवाब आया है। ऐसे ही आपने साफ सुथरा करके जैसे ट्री मैंने बनाया वैसे बना लेना है। ये पहला वाला फ्लिप है, इसको अगर मैं थोड़ा सा मज़ीद बेहतर कर दूं, अगर आपको मुश्किल हो रही है समझने में, तो ये फर्स्ट फ्लिप है, फर्स्ट फ्लिप है, ये वाला सेकंड फ्लिप है, ठीक है। और अगर इसको मैं थोड़ा इसी के ऊपर ले आऊँ तो ये वाला थर्ड फ्लिप है, सही है। अब मज़ीद बेहतर हो गया। असल में डायग्राम इधर बनाना में थोड़ी मुश्किल हो रही होती है क्योंकि सामने से हाथ चल रहा होता है ना, इसलिए। ये लो, चलो ये समझ में आ गया, ये इसका जवाब ऐसे ही था। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। तो आपको कहा जाता है हाउ मैनी डिजिट्स या हाउ मैनी 5 डिजिट्स नंबर या नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड विदाउट रिपीटिंग एनी डिजिट। ये कह रहे हैं कि आपने जो है ना वो 5 डिजिट का नंबर बनाना है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए, यानी जो भी आप डिजिट बनाओ ना वो रिपीट नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैंने 5 6 7 8 9 ये बना लिया है तो अब दोबारा मेरे पास ये चीज़ नहीं आनी चाहिए क्योंकि ये एक बार आ चुकी है। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम जो है कुछ कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे। वैसे तो आप 5 का फैक्टोरियल लोगे, आपको पता चल जाएगा कि कितने नंबर आप बना सकते हो इन 5 डिजिट से। तो हम यहाँ लिखेंगे कि फर्स्ट FIRST फर्स्ट पोजीशन कैन बी फिल्ड, या कैन बी फिल्ड या फिक्स कह सकते हैं, कैन बी फिल्ड कह सकते हैं, कैन बी फिल्ड इन
5 वेज। यानी अब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं पहली जो पोजीशन होगी ना उसमें 5 नंबर रख सकता हूँ लाके। जैसे मेरे पास 5 पोजीशनें होंगी, 5 नंबर है, ठीक है, मेरे पास 5 पोजीशन होंगी, तो मैं इन 5 नंबरों को बारी बारी पहले यहाँ पर रख दूंगा। पहले 5 रख दूंगा, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, ठीक है। अब ये वाली पोजीशन तो मैंने यूज़ कर ली, तो मेरे पास ये ख़त्म हो गई। अब बाकी की 4 पोजीशनें रह गई हैं, तो उसके लिए भी ये लिखेंगे, सेकंड पोजीशन कैन बी फिल्ड इन, ये इस नहीं होगा, इन होगा, इन 4 वेज। अब देखो ये वाली जगह तो हमारे पास ख़त्म हो गई, लेकिन हमारे पास अब 4 डिजिट बचे हैं, तो इसलिए 4 वेज। अब तीसरा THIRD, थर्ड पोजीशन कैन बी फिल्ड इन 3 वेज। 3 वेज क्यों? क्योंकि देखो पहले ये वाली जगह ख़त्म हो गई, अब ये वाली जगह ख़त्म हो गई, ठीक है। अब फर्स्ट थर्ड हो गया, अब हमारे पास आना चाहिए फोर्थ। अब फोर्थ की स्पेलिंग में थोड़ी सी गलती है, फोर्थ की स्पेलिंग से कर लेते हैं, FOURTH। फोर्थ पोजीशन कैन बी फिल्ड इन 2 वेज, ठीक है। ठीक है, तो अब आगे लिखते हैं कि फिफ्थ पोजीशन में तो आपको पता है सिर्फ एक ही नंबर आ सकता है, ठीक है, FIF, ठीक है, TH। फिफ्थ पोजीशन कैन बी फिल्ड इन 1 वे। तो क्या आपके पास ऑर्डर निकल रहा है कि 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो यानी 120। तो आप 120 वर्ड्स बना सकते हो, और हर वर्ड आपका नया, मतलब जो है वो 120 डिजिट्स बना सकते हो, और हर डिजिट आपका अलग होगा। जैसे कभी आ जाएगा आपका 57,789, ये एक डिजिट हो गया, या ऐसे भी हो सकता है 65,789, ठीक है। अच्छा, अब इसी तरह से मिलते जुलते आगे वाले भी क्वेश्चन हैं, तो वो भी इसी तरह करा देता हूँ ताकि वो भी समझ में आ जाए। अच्छा, उनमें 6 डिजिट दिए हुए हैं, तो वो भी लिखते हैं। तो देखिए मैंने ना इसे रिमूव क्यों नहीं किया, क्योंकि यही चीज़ हम आगे भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो देखें अब हमारे पास कितनी पोजीशन हो गई, नंबर कितने हो गए पहले तो देख लें, 1 2 3 4 5 6 नंबर हो गए, तो ये बस तब्दील हो जाएगा। अब हमारे पास जो भी नंबर बनेगा वो 6 डिजिट का होना चाहिए, तो 1 2 3 4 5 और 6। तो पहली जो आपके पास पोजीशन है, ये वाली फर्स्ट पोजीशन, इसके ऊपर आप 6 नंबर लिख सकते हो, फिर आप 5 लिख सकते हो इस वाली पोजीशन पर, सेकंड वाली पर, फिर आप 4, ठीक है। यानी देखो ना, पीछे वाले नंबरों को बदल कर इधर लिख सकते हो, 3 और फिर 2। अब यहाँ पर आपके पास जो है वो आ जाएगा, ये थोड़ा सा तरतीब मेरी बिगड़ी हुई है, तो 1 2 3 4 5 और ये 6, तो ये आपके पास 6th पोजीशन पे देखें आपके पास क्या तरतीब बन रही है। अब आपके पास 6th पोजीशन होगी, ठीक है। तो 6th पोजीशन कैन बी फिल्ड इन 1 वे, ठीक है। ये वे होगा, वेस नहीं होगा, क्योंकि ये सिंगुलर है ना, इसलिए। तो क्या बनेगा आपके पास, 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। अब इसका ज़रा फैक्टोरियल कर लीजिए, 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, तो ये 720, ठीक है। तो अब इसका जो है वो पार्ट 3 भी कर लेते हैं। अच्छा, तो देखो अब जो है हमारे पास कितने डिजिट का नंबर है, 1 2 3 4, वही 5, लेकिन एक मसला है, 0 है।
अगर देखो 0 में आगे लिख दूँ तो 0 4 7 6 8, तो ये कितने बनेंगे, क्या बनेगा ये 2468 या 2468। यानी इसका मतलब ये है कि 0 को आगे लगाने से ना हमारा कोई फ़ायदा हो रहा है ना हमारा कोई नुकसान हो रहा है, तो इसीलिए 0 को हम पहली पोजीशन पे नहीं डालेंगे। तो हम यहाँ पर एक वर्डिंग लिखेंगे, 0 विल नॉट फिल्ड या विल नॉट बी फिल्ड एट फर्स्ट पोजीशन। ठीक है, फर्स्ट पोजीशन। तो अब हमारे पास 4 नंबर रह जाते हैं। फिर जब 0 हट गया तो फर्स्ट पोजीशन पे मैं कितने नंबर रख सकता हूँ, 4। सेकंड पे यानी कितने नंबरों को मैं आगे पीछे कर सकता हूँ, 3 नंबरों को आगे पीछे कर सकता हूँ सेकंड पोजीशन पे, और थर्ड पे फिर 2 और फोर्थ पे 1। तो ये इस तरह से होगा। ठीक है, तो अब इसका हमने क्या करना है, अब इसका हमने जो है वो फैक्टोरियल करना है। लेकिन यहाँ पर मैं एक और ट्रिक आपको बताऊं कि अभी ये गलत हो जाएगा। बेशक हम 0 को पहली पोजीशन पे नहीं रख सकते, लेकिन 0 को बीच में तो रख सकते हैं ना। ये तो हमने कर दिया, 0 को बीच से भी हटा दिया। अगर इस तरह करेंगे तो दूसरी पोजीशन पे भी 4 नंबर आ सकते हैं। अब कैसे, ज़रा मैं बताता हूँ। बेशक हम 0 को आगे नहीं रख सकते, हमने अभी इसको देख लिया, तो यानी बस हमारे पास फिर 4 डिजिट्स रह जाएंगे। अब जब 4 डिजिट्स रह गए तो 4 तरीक़ों से ही हम फिल कर सकते हैं। लेकिन अब बीच में तो 0 आ सकता है ना, बीच में तो 0 को लाने से कोई मसला नहीं है ना। तो अब ये वाली पोजीशन आपकी ख़त्म हो गई। पहले वाले उसमें जब आपने पहला वाला स्टेप किया तो उसमें आपने 5 नंबरों को चेंज कर करके यहाँ पे लिख दिया, 4 नंबरों को। लेकिन अब जब यहाँ पर आए तो अब आपके पास 0 भी आ सकता है, तो दोबारा आपके पास 4 तरीके आ जाएंगे। तो ये 3, ये 2 और 5 दोबारा आ जाएगा। 5th पोजीशन कैन बी फिल्ड इन 1 वे। तो क्या बनेगा, 4 × 4 × 3 × 2 × 1 इक्वल टू, लिखते हैं ज़रा, 4 × 4 × 3 × 2 × 1, तो ये आ रहा है 96। तो यहाँ पर हमारे आज की वीडियो कंप्लीट हो गई, क्योंकि भाई अब इसको मज़ीद आगे चलाऊँगा तो फिर ये अपलोड भी नहीं हो पाएगी, बड़ा मसला बनेगा। तो इसको यहीं पे रोकते हैं। उम्मीद करता हूँ बात समझ आ गई होगी, नहीं आई हो तो पूछना, मैं ज़रूर बताऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।